चरण की बातें सुनकर किन जेंगबुओ और झाओ कैफे के हाव भाव तुरंत खराब हो गए। चरण, क्या तुम सचमुच हमारे प्रति इतने निर्दयी होना चाहते हो? किन जेंगबुओ के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया और झाओ कैफे को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और चरण को गुस्से से घूरा। आखिरकार मैं तुम्हारा जैविक पिता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगने के लिए घुटने टेक चुका हूँ और तुम अभी भी जियाओ फैंग को जाने नहीं दे रहे हो। क्या मैंने तुम्हें घुटने टेकने और मुझसे भीख मांगने के लिए कहा था? उत्तेजित किन जेंगबुओ और झाओ कैफे के विपरीत चरण की अभिव्यक्ति शांत थी। किन जेंगबुओ, हमने बहुत पहले ही अपने पिता पुत्र के रिश्ते को तोड़ दिया था। अब मेरी नज़र में तुम किसी अजनबी से कम नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से राहुल को छोड़ दूंगा? उस समय तुम, किन लू, झाओ कैफे और राहुल, तुम चारों ने मुझे नींद की गोलियां देने और राहुल को मेरे विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने की साजिश रची थी। राहुल अकेला नहीं है जिसने अपराध किया है, उसने व्यंग्य करते हुए कहा। तुम सच में अब भी राहुल के लिए गुहार लगाने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम में से किसी को भी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम और क्या करना चाहती हो? चरण की बातें सुनकर झाओ कैफे चौंक गई और डर गई। उसने चरण को घूरा, उसकी आंखें आक्रोश और घृणा से भरी थीं। चरण ने अपने होठों को सिकोड़कर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। जाहिर है मैं तुम सबको जेल भेज रहा हूं। हालांकि उसके सहज रूप से कहे गए वाक्य ने किन जेंगबुओ और झाओ कैफे के हाव भाव अचानक बदल दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चरण, तुम अंत तक हमारा विरोध करोगे, है ना? किन जेंगबुओ बेहद गुस्से में हंसा। यह मेरी अपनी बुरी अंतरात्मा है जिसने तुम जैसे बेऔलाद कमीने को जन्म दिया है। मैं हार मानता हूँ। चरण, तुम बस मेरा इंतजार करो। अगर तुम हमें अच्छी जिंदगी नहीं जीने दोगे तो तुम भी नहीं जी पाओगे। चरण, झाओ कैफे भी उसकी नकल करना चाहती थी और चरण को कुछ कठोर शब्द कहना चाहती थी, लेकिन किन जेंगबुओ ने उसे सीधे दूर खींच लिया। उनके गुस्से से पीछे हटे हुए आकृतियों को देखकर चरण की आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। ऐसा लगता है कि वह इन लोगों को खुद से घृणा करते रहने नहीं दे सकता। वे हर कुछ दिनों में परेशानी पैदा करते हैं और चरण के पास उन पर बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह नहीं चाहता कि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हो। अभी किन जेंगबुओ के व्यवहार को देखते हुए उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे रहे होंगे और वह उससे निपटना चाहता था। खुद उससे डरता नहीं था, लेकिन अब उसके पास एक घर और एक पत्नी थी और वह प्रिया को खतरे में नहीं पड़ने देगा। किन जेंगबुओ ने झाओ कैफे को छोटे से आंगन से बहुत दूर खींच लिया, इससे पहले कि झाओ कैफे ने जबरदस्ती उसका हाथ खींच लिया। किन जेंगबुओ, क्या तुमने सुना कि चरण ने अभी क्या कहा? वह हम सभी को जेल भेजना चाहता है। झाओ कैफे की आंखें घृणा से भरी थीं। मुझे चाकू लाने का पता होना चाहिए था, मैं अभी उससे लड़ लेता। लड़ो लड़ो, सिर्फ तुम, चाकू से भी तुम उसे नहीं मार सकते। किन जेंगबुओ ने ठंडी सांस ली। क्या तुम कुछ होने पर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम उसे खुलेआम नहीं हरा सकते तो हम गंदा खेल क्यों नहीं खेल सकते? तुम क्या करना चाहते हो? किन जेंगबुओ की बातें सुनकर झाओ कैफे शांत हो गई। खैर, अब वह करो या मरो वाली स्थिति में थी। हे, किन जेंगबुओ की आंखों में एक निर्दयी चमक चमक उठी। कुछ गुंडे ढूंढो जो उसके हाथ पैर तोड़ दें और उसकी नवविवाहित पत्नी को अपवित्र कर दें। मैं चाहता हूं कि वह अपनी बाकी जिंदगी दर्द में जिए। झाओ कैफे अनायास ही से हर उठी, उसकी आवाज में ठंडक महसूस करते हुए। निर्दयता के मामले में वह अभी भी किन जेंगबुओ जितनी अच्छी नहीं थी। हालांकि किन जेंगबुओ का काम बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहती थी। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसने एक पल सोचा। अब वह और किन जेंगबुओ कंगाल हो गए थे। वे गुंडों को रखने के लिए पैसे भी नहीं जुटा सकते थे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो पैसे जुटाने का कोई रास्ता खोजो। किन जेंगबुओ ने उसे घूरा, फिर आगे बढ़कर चली गई। झाओ कैफे कुछ सेकंड के लिए वहीं जड़वत खड़ी रही, फिर जल्दी से उसके पास पहुंची। छोटे से आंगन में किन जेंगबुओ और झाओ कैफे के जाने के बाद प्रिया चरण के पास गई और उसका हाथ थाम लिया। पति। चरण ने उसकी चिंतित आंखों को देखा, होश में आया और बदले में उसका हाथ थाम लिया, उसे मुख्य कमरे में ले गया। उनकी परवाह मत करो। तियान, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम रात के खाने में क्या चाहती हो? मैं खाना बनाती हूँ। मैं करूँगी। पति, आप थोड़ा आराम करो। प्रिया को चरण पर तरस आया। ऐसे परिवार के सदस्यों से निपटना बहुत निराशाजनक था। वे व्यवहारिक रूप से दुश्मन थे। ठीक है। चरण ने उसकी बातें सुनकर धीरे से सिर हिलाया। उसे बस ये योजना बनाने की जरूरत थी कि भविष्य की परेशानियों को कैसे खत्म किया जाए। किन जेंगबुओ और झाओ कैफे, वह उन्हें लोगों से घृणा करते रहना जारी नहीं रहने दे सकता था। अगली सुबह नाश्ते के बाद चरण ने प्रिया को एक त्वरित निर्देश दिया। किन जेंगबुओ और झाओ कैफे के लिए जाल चुपचाप बिछा दिया गया था, अब बस उनके चारा खाने का इंतजार करना था। दोपहर में चरण नए बीजों पर शोध और विकास जारी रखने के लिए खेत के प्रायोगिक क्षेत्र में गया। किन परिवार का गांव।
किन झेंगबुओ ने झाओ कैफेंग से पैसे उधार लेने के लिए अपने मायके वापस जाने को कहा। वह अपना नुकसान वापस जीतना चाहता था। वह जुआ खेलना चाहता था। अगर वह बड़ी रकम जीत सकता है तो वह न केवल अपने सूदखोरी वाले ऋणों का भुगतान करने में सक्षम होगा, बल्कि चरण से निपटने के लिए ठगों को भी किराए पर ले सकेगा। हालांकि हाल ही में कैसीनो में प्रवेश करने पर वह हर बार हार गया था, फिर भी किन झेंगबुओ को लगता था कि जुए में उसकी किस्मत अच्छी है। ये सिर्फ इतना था कि वह हाल ही में बदकिस्मत रहा था। एक बार ठीक हो जाने पर वह निश्चित रूप से अपनी पूंजी और मुनाफा वापस जीत लेगा। हालांकि झाओ कैफेंग अनिश्चित थी, इसलिए इस बार अपने मायके लौटकर उसे कुछ पैसे उधार लेने का रास्ता ढूंढना पड़ा। झाओ कैफेंग के जाने के बाद किन झेंगबुओ भी गांव में भटकने लगा। उसके मन में पैसे कहाँ से लाएं, इस विचार से भरा हुआ था। गांव में इधर उधर भागते हुए उसने अचानक गांव की लियू विडो को दूर से वॉश बेसिन लिए हुए आते देखा। लियू विडो का नाम लियू मीलन था। वह 30 साल की थी और उसके पति का 5-6 साल पहले देहांत हो गया था। अब वह और उसका 12 साल का बेटा ही साथ रह रहे थे। वह सुंदर थी और उसका फिगर भी अच्छा था। कई कुंवारे लड़कों ने गांव के मैचमेकर्स से शादी का प्रस्ताव रखा था, इस उम्मीद में कि लियू मीलन दोबारा शादी कर लेगी। लेकिन अपने बेटे की वजह से लियू मीलन ने दोबारा शादी करने का कभी इरादा नहीं किया था। इस समय उसकी नज़र किन झेंगबुओ से मिली और दोनों एक दूसरे को परखने से खुद को रोक नहीं पाए। लियू मीलन का चेहरा बेहद खूबसूरत और सुडौल शरीर था। उसे देखते ही किन झेंगबुओ की आंखें चमक उठीं। किन झेंगबुओ को अपनी ओर गौर से देखते देख लियू मीलन के गाल लाल हो गए। उसने शर्माते और डरते हुए किन झेंगबुओ की ओर देखा, फिर जल्दी से अपना वॉश बेसिन लेकर घर चली गई। उसकी एक नज़र से किन झेंगबुओ का दिल धड़क उठा। अभी अभी क्या लियू मीलन ने उसे आंख मारी थी? क्या वह उसमें दिलचस्पी रखती थी? यह विचार किन झेंगबुओ के मन में कौंधते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि उसकी एक पत्नी थी। झाओ कैफेंग 40 से ऊपर का था, उम्र में बड़ा था और हट्टा कट्टा था, लेकिन लियू मीलन जितना सुंदर या सुडौल नहीं था। अब लियू मीलन को शर्माते और डरते हुए अपनी ओर देखते देख किन झेंगबुओ का बेचैन दिल खुद को कैसे रोक पाता। उसने देखा कि लियू मीलन काफी दूर तक चली गई थी और अब भी बार बार उसकी ओर देख रही थी, जिससे उसका दिल और भी खिल उठा। ये लियू विधवा बहुत लंबे समय से विधवा रही होगी और उसे सिंचाई और पोषण की जरूरत थी। वह हताश थी। हताश होना अच्छा है, हताश होना अद्भुत है, ये सोचकर किन झेंगबुओ बेहद उत्साहित हो गया और लियू मीलन के पीछे उसके घर की ओर चल पड़ा। किन झेंगबुओ लियू मीलन के पीछे पीछे उसके आंगन के गेट तक गया। उसने देखा कि लियू मीलन आंगन का गेट खोलकर अंदर चली गई। उसने हाथ बढ़ाकर गेट को धीरे से धक्का दिया, लेकिन वह थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे उसका पहले का विचार और भी पुख्ता हो गया। लियू मीलन ने उसके लिए गेट खुला छोड़ दिया था। किन झेंगबुओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गेट खोला और चुपचाप अंदर चला गया। लियू मीलन के घर में दाखिल होने के बाद उसने अपने कपड़े बदलने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अपने बाहरी कपड़े उतारे, उसने दरवाजे पर एक आदमी की आवाज़ सुनी। मीलन, मैं आ गया। किन झेंगबुओ लियू मीलन के मुख्य हॉल में चला गया। उसकी नज़रें उसे ढूंढ रही थीं। लियू मीलन ने सहज ही अपने कपड़े सीने से लगा लिए। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। कौन है? तुम हमारे घर में क्यों घुस आए? जब किन झेंगबुओ ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिल और भी जोर से जलने लगा, ये सोचकर कि यह छोटी विधवा कितनी चंचल है। वह आवाज़ का पीछा करते हुए तेजी से अंदर वाले कमरे में गया और देखा कि लियू मीलन अपने कपड़े सीने से लगाए हुए बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसने अब सिर्फ एक सूती बनियान पहनी हुई थी। उसकी चिकनी गर्दन और बाहें खुली हुई थीं। उसकी कमर पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। इस जवान छरहरे बदन को देखते ही किन झेंगबुओ की सांसें तेज हो गईं। जानू, तुम बेवकूफ़ क्यों बन रही हो? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना? वह लियू मीलन की ओर झपटा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके शरीर की कोमलता को महसूस करते हुए किन झेंगबुओ के मन में विचार कौंधे, काश वह तुरंत कोई कदम उठा पाता। लेकिन उसके कान में अचानक आई चीख ने उसे चौंका दिया। दूर हटो, मुझे मत छुओ। लियू मीलन ने उसे जोर से धक्का दिया। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसकी प्रतिक्रिया देखकर किन झेंगबुओ मुस्कुराया। मीलन, अब ये खेल मत खेलो, पहले काम पर लग जाओ। ये कहते हुए उसने लियू मीलन को फिर से पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर की ओर ले गया। लियू मीलन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह चीख पड़ी, कमीने, मुझे छोड़ दो। यह महसूस करते हुए कि वह छूट नहीं सकती, वह जल्दी से जोर से चिल्लाए, बचाओ, बचाओ मम्फ। किन झेंगबुओ को उम्मीद नहीं थी कि वह चिल्लाएगी। चौंककर उसने सहज ही हाथ बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर दिया। लियू मीलन की आंखें डर से भरी थीं। उसने जोर से संघर्ष किया, अपना मुंह खोला और किन झेंगबुओ को जोर से काट लिया। दर्द से चीखने और अपनी पकड़ ढीली करने के मौके का फायदा उठाते हुए लियू मीलन दरवाजे से बाहर भागी। बाहर भागते हुए वह जोर से चिल्लाए, कोई जल्दी मदद करो, मदद करो, कोई जल्दी। जैसे ही उसकी चीखें आसमान में गूंजी, आसपास के पड़ोसी उसकी ओर इकट्ठा हो गए।
लियू मिलन ने अपने कपड़े सीने से लगाए, उसकी आंखें लाल थीं और वह भागते हुए पड़ोसियों को देख रही थी। सब लोग, जल्दी! कोई मेरे घर में घुस आया और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। सब लोग, जल्दी से उसे पकड़ो। गांव में उसकी प्रतिष्ठा हमेशा से अच्छी रही थी। हालांकि वह विधवा थी, फिर भी गांव के किसी पुरुष के साथ उसका कभी कोई संबंध नहीं रहा था। पड़ोसियों की नज़र में लियू मिलन एक अच्छी औरत थी। अब ये सुनकर कि कोई उसके घर में घुस आया है और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, सभी लोग जल्दी से झाड़ू और फावड़े लेकर अंदर भागे। घर के अंदर किन जेंगबुओ ने जोर से अपना हाथ हिलाया, जिससे लियू मिलन के काटने से खून बह रहा था, दर्द से कराह रहा था। लेकिन जब उसने बाहर लियू मिलन की चीख सुनी तो उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह जल्दी से बाहर चला गया। जैसे ही वह मुख्य हॉल से बाहर निकला, लोगों का एक समूह बिना कुछ कहे उस पर टूट पड़ा, चारों तरफ से उस पर हमला कर दिया, उस पर वार करने लगा। किन जेंगबुओ के पास समझाने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपना सिर ढक लिया और दर्द से चीखते हुए भाग गया। रुको, रुको, ये गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है, मारना बंद करो। आहा हा हा। किन जेंगबुओ समझाना चाहता था, लेकिन आसपास की भीड़ में से किसी ने उसकी एक न सुनी। लियू मिलन ने आंटियों और दादियों की मदद से अपने कपड़े पहन लिए थे और अब दुखी होकर रो रही थी। अब मेरे पास जीने लायक चेहरा नहीं बचा है, मैं जीना नहीं चाहती आंटी। मैं घर पर कपड़े बदल रही थी कि वो अचानक दौड़कर आया और बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया और छू लिया। अगर मैं समय पर मदद के लिए नहीं चिल्लाती और सब दौड़कर आ जाते तो शायद आज वो मेरे साथ बलात्कार कर देता। वो मैं जीना नहीं चाहती। लियू मिलन पड़ोस की दादी की बाहों में सिसक रही थी और किन जेंगबुओ पर उसके गुनाहों का इल्जाम लगा रही थी। उसकी बातें सुनकर आसपास के लोग गुस्से से किन जेंगबुओ को घूर रहे थे। मार खाने के बाद किन जेंगबुओ पूरे शरीर में दर्द से कराह रही थी। अब उसे लियू मिलन के पड़ोसियों ने बांध रखा था। लियू मिलन की बातें सुनकर उसने जल्दी से समझाया, ऐसा नहीं है। उसने मुझे पहले बहकाया था, उसने ही किया था, मैंने नहीं। उसकी बातें सुनकर लियू मिलन और भी जोर से रोने लगी। सब ने सुना। मैं जिंदा नहीं रह सकती। उसने मेरे साथ मारपीट की और फिर मुझे ही दोषी ठहराने की कोशिश की। अगर मुझे मर्दों को बहकाने की बदनामी मिल गई तो मैं मर ही जाऊंगी। ये कहते हुए वह जबरदस्ती पड़ोसी दादी की गोद से छूटकर पास की दीवार से टकराने की कोशिश करने लगी। ये देखकर आसपास के लोग चौंक गए और जल्दी से उसे वापस खींचने के लिए दौड़े। लियू मिलन को सबने पकड़ रखा था। वह रो रही थी और सिसक रही थी। उसके साथ अन्याय हुआ था और वह दयनीय लग रही थी। उसकी पड़ोसी दादी का दिल टूट गया और उन्होंने गुस्से में किन जेंगबुओ को डांटा। ये बदमाश मिलन की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करना चाहता है। वह मिलन को उसकी मौत के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चलो इस कमीने को किंगशुई टाउन के पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। यह एक गुंडागर्दी है और इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसे पुलिस स्टेशन भेजो। लियू मिलन के टूटे हुए और अन्याय से पीड़ित भाव को देखकर भीड़ भड़क उठी। वे किन जेंगबुओ को किंगशुई कस्बे के पुलिस स्टेशन ले गए। भीड़ ने किन जेंगबुओ को बांधकर कस्बे की ओर धकेल दिया। उसने चाहे जो भी समझाया, किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कस्बे में पहुंचकर लियू मिलन थाने में पुलिस के साथियों के सामने फिर से रो पड़ी। गांव वालों द्वारा उसके पक्ष में गवाही देने के कारण किन जेंगबुओ का बलात्कार के इरादे से एक ग्रामीण के घर में जबरन घुसने का अपराध सिद्ध नहीं हो सका। भले ही उसने बार बार कहा कि लियू मिलन ने उसे बहकाया था, किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अपराध स्वीकार करने से इनकार करने के उसके असहयोगी रवैये ने उसके अपराध को और बढ़ा दिया। उस जमाने में गुंडागर्दी की सज़ा बहुत कड़ी होती थी। अगर किन जेंगबुओ को मौत की सज़ा न भी दी जाती तो भी वह शायद अपना ज़्यादातर जीवन जेल में ही बिताता। झाओ परिवार का गांव। झाओ कैफेंग अपने मायके लौटने के बाद जैसे ही उसने पैसे उधार लेने की बात उठाई, उसके परिवार ने उसे तुरंत घर से निकाल दिया। पैसे उधार नहीं। झाओ माँ कमर पर हाथ रखे झाओ कैफेंग की ओर इशारा करते हुए नथुने फुलाए हुए चिल्लाई, तुम एक शादीशुदा बेटी न सिर्फ अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती और अपने भाइयों की मदद नहीं करती, बल्कि पैसे उधार लेने के लिए हमारे पास वापस भी आती हो। झाओ कैफेंग, देखो हमारा पूरा परिवार गुजारा कर रहा है और तुम्हारे भतीजे भतीजियां अभी भी स्कूल में हैं। हम तुम्हें उधार देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो खुद ही इसका हल निकालो। मेरे साथ बदतमीजी करने मत आओ। झाओ कैफेंग को बहुत पहले से पता था कि उसका मायका परिवार अविश्वसनीय है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका रवैया इतना बुरा होगा। अब अपनी ही माँ से बुरी तरह डांट खाने के बाद वह तुरंत गुस्से से भर गई। ठीक है, मैंने पहले भी तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें और पैसे लाए थे और अब तुम मुझसे मुंह मोड़ रही हो। आज तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रही हो, एक दिन मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगी। वह झाओ माँ पर चिल्लाए और इससे पहले कि झाओ माँ कुछ जवाब दे पाती, झाओ कैफेंग ने अचानक अपने बड़े भाई को एक डंडा लेकर उस पर टूट पड़ते देखा।
एक शादीशुदा बेटी बहते पानी की तरह होती है। झाओ कैफे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मायके वापस आकर मुसीबत खड़ी करने की? देखना आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार ही डालता हूँ। झाओ बड़े भाई ने झाओ कैफे को घूरा डंडा हाथ में लेकर उसे झाओ कैफे की ओर घुमाया। ये दृश्य देखकर झाओ कैफे और देर तक नहीं रुक सकी। वह घबराहट में झाओ परिवार से बाहर भागी, एक सांस में दौड़ी दौड़ी, फिर रुकने की हिम्मत की, जोर जोर से हाँफ रही थी। अब ये बहुत अच्छा था, उसने कोई पैसा उधार नहीं लिया था और उसके मायके वाले परिवार के साथ उसके रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। झाओ कैफे का दिल चिंता से भारी हो गया, ये सोचकर कि जब वह वापस आएगी तो उसे किन झेंगुओ की डांट सहनी पड़ेगी। भारी मन से वह किन परिवार के गांव की ओर चल पड़ी। दूर से उसने देखा कि गांव के प्रवेश द्वार पर कुछ ग्रामीण इकट्ठा होकर जोर जोर से किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। झाओ कैफे को आते देख ग्रामीणों ने उसकी ओर इशारा किया, उनकी आंखों में उपहास भरा हुआ था। झाओ कैफे, तुम कहाँ से वापस आ रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया है? एक बुजुर्ग महिला ने झाओ कैफे को देखा, उसके चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। उसकी बातें सुनकर झाओ कैफेंग ने अपने आसपास के लोगों के भाव देखे जो उसे देख रहे थे और उसे समझ गई कि क्या हुआ था। किन झेंगबुओ को कैसे गिरफ्तार किया गया? उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आने से पहले ही एक और चाची बोल पड़ी, किन झेंगबुओ बेशर्म है। दिन दहाड़े वह लियू मिलन के घर में घुसकर उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। अगर लियू मिलन ने समय पर मदद के लिए पुकारा न होता तो शायद आज वह कामयाब हो जाता। बलात्कार, बलात्कार! झाओ कैफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन झेंगबुओ को इस अपराध के लिए गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। गुंडागर्दी के अपराध में सिर में गोली लग सकती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह अब कहाँ है? बाकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए झाओ कैफेंग बस ये स्पष्ट करना चाहती थी कि क्या किन झेंगबुओ ने वाकई कोई अपराध किया है और कहाँ। शहर के पुलिस स्टेशन में। जल्दी से जाकर उससे मिलो। उसने लियू मिलन को लगभग मौत के घाट उतार दिया है। गांव वालों के चेहरे पर एक अच्छे तमाशे का आनंद लेने के भाव थे। झाओ कैफेंग ने दांत पीसते हुए दर्शकों की परवाह न करते हुए गांव से बाहर भागने के लिए मुड़ी। उसे शहर के पुलिस स्टेशन जाकर देखना ही था। अगर किन झेंगबुओ सचमुच वासना में अंधा हो गया था तो उसके सिर में गोली लगना या कैद ही सही। झाओ कैफेंग किंगशुई शहर की ओर भागी। लगभग एक ली दौड़ने के बाद वह अचानक लोगों के एक समूह में जा घुसी। जब उसने उस समूह के नेता को साफ साफ देखा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। 7-8 लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे और नेता कोई और नहीं बल्कि किंगशुई शहर का साहूकार जहांगीर माजी था। झाओ कैफेंग को देखकर जहांगीर माजी की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ हिलाकर अपने मातहतों को झाओ कैफेंग को पकड़ने का इशारा किया। झाओ कैफेंग जमीन पर गिरने से पहले कुछ कदम पीछे भागी। जहांगीर माजी उनके पास आए, उन्होंने हाथ उठाया और उन्हें थप्पड़ मारा। भागो, तुम क्यों भाग रही हो? धिक्कार है, उस कमीने किन झेंगबुओ को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, इसलिए अब पैसे वापस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम 1800 युआन वापस नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। किन परिवार पर हमेशा उसकी नज़र रहती थी, इसलिए जैसे ही उसने किन झेंगबुओ की गिरफ्तारी की खबर सुनी उसने तुरंत लोगों को झाओ कैफेंग को रोकने के लिए बुला लिया। झाओ कैफेंग को उसके थप्पड़ से मानो सितारे ही नजर आ रहे थे और उसके गाल में जलन हो रही थी। जहांगीर माजी के सामने अब उसका हमेशा का उग्र और बेतुका व्यवहार नहीं रहा, वह डरपोक और सहमी हुई हो गई। भाई झांग, कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं पैसे वापस करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगा। मैं जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगा। 1000 युआन से 1500 युआन तक और अब 1800 युआन हो गए थे। झाओ कैफेंग की आंखों के सामने बस अंधेरे की लहरें छा रही थीं। लेकिन जहांगीर माजी जैसे हताश लोगों को समझाना कोई विकल्प नहीं था। अब वह बस उन्हें पहले स्थिर कर सकती थी और फिर कोई और उपाय सोच सकती थी। अपनी माँ की बी को और वक्त दीजिए। जहांगीर माजी आगे बढ़ा और झाओ कैफेंग के पेट में लात मारी। अगर आज पैसे वापस करने का कोई रास्ता नहीं निकाला तो मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, मैं तुम्हें पैसे ज़रूर वापस कर दूंगा। पेट पर लात लगने से झाओ कैफेंग दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से दया की भीख मांगी। हालांकि उसके दिल में निराशा का एक संकेत उभरा। 1800 युआन, आखिर वह इसे कहाँ से लाएगी? मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ, मेरी आखिरी पेशकश। अगर तुमने आज रात पैसे नहीं लौटाए झाओ कैफेंग, तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। जहांगीर माजी ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा, अपने मातहतों को झाओ कैफेंग को रिहा करने का आदेश दिया और फिर अपने आदमियों के साथ अकड़कर चला गया। झाओ कैफेंग के पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह कांपने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। जहांगीर माजी और उसका गिरोह दिन भर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज वसूलते थे।
वे शायद हत्या या आगजनी करने की हिम्मत न करते, लेकिन हाथ या पैर काट देना उनके लिए आम बात थी। झाओ कैफेंग इस सोच से घबरा गई कि अगर वह पैसे नहीं चुका पाई तो उसका हाथ भी काट दिया जाएगा। नहीं, वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी, उसे भागने का कोई रास्ता ढूंढना था। लेकिन जैसे ही झाओ कैफेंग जमीन से उठी, उसने दूर से एक आकृति देखी जो उसे देख रही थी। उसका दिल धड़क उठा और वह तुरंत समझ गई। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे झांग एरमाजी ने उस पर नजर रखने के लिए छोड़ा था, इस डर से कि वह चुपके से भाग जाएगी। झाओ कैफेंग की रीढ़ में तुरंत ठंडक दौड़ गई। भागना कोई विकल्प नहीं था। अब वह केवल 1800 युआन इकट्ठा करने का तरीका खोज सकती थी। झाओ कैफेंग ने अपने दांत पीस लिए, उसका दिमाग दौड़ गया। पैसे जुटाने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने श्रुति के बारे में सोचा। ठीक है, वह अब मदद के लिए केवल श्रुति के पास जा सकती थी। अन्यथा अगर वह पैसे वापस नहीं कर पाई तो झांग एरमाजी और उसका गिरोह उसे मार देंगे। इन विचारों को सोचते हुए झाओ कैफेंग जल्दी से झांग परिवार की दिशा में भागी। जब वह श्रुति के घर पहुंची तो झांग के पिता और झांग की मां दोनों खेतों में काम करने गए थे और केवल श्रुति, गर्भवती महिला, घर पर थी। जैसे ही झाओ कैफेंग ने झांग परिवार के आंगन के गेट में प्रवेश किया, उसने श्रुति को मुख्य कमरे के प्रवेश द्वार पर बैठकर रेडियो सुनते हुए देखा। जू मेई, जू मेई। झाओ कैफेंग तेजी से चलकर श्रुति को घबराए हुए भाव से देखते हुए उसके हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे कुछ पैसे इकट्ठा करने में मदद करो, मुझे इसकी तत्काल आवश्यकता है। श्रुति झाओ कैफेंग से चौंक गई। प्रतिक्रिया देने के बाद उसने जल्दी से अपना हाथ झाओ कैफेंग के हाथ से खींच लिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप में से किसी ने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी, इसलिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? किन परिवार की बहू के रूप में जब वह किन परिवार में रहती थी तो वह हर दिन भूखी रहती थी और एक पैसा भी नहीं देखती थी। अब झाओ कैफेंग वास्तव में पैसे मांगने के लिए उसके घर आया था। हाँ, नहीं, मैं नहीं। दो संक्षिप्त शब्दों ने सीधे झाओ कैफेंग को खारिज कर दिया। झाओ कैफेंग ने उसकी बातें सुनी और भी चिंतित हो गया। आपके मायके के परिवार के पास कुछ होना चाहिए। जू मेई, माँ आपसे विनती कर रही है, कृपया मुझे पहले 1800 युआन इकट्ठा करने में मदद करने का कोई तरीका खोजें और मैं आपको बाद में 2000 युआन वापस कर दूंगा, ठीक है? जियो फैंग अभी घर पर नहीं है, इसलिए कृपया बस खड़े होकर मुझे मरते हुए मत देखो। 1800 युआन, आप सपना देख रहे हैं? श्रुति की आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास में झाओ कैफेंग को देखते हुए। आप वास्तव में उच्च ब्याज वाले ऋणों में बहुत अधिक बकाया हैं। यह झाओ कैफेंग ने इस बारे में सोचा और श्रुति की ओर उसकी नज़र भी अमित्र हो गई। श्रुति, अगर तुमने आज मुझे ये पैसे चुकाने में मदद करने का कोई तरीका नहीं निकाला तो जब वे बाद में कर्ज वसूलने आएंगे तो तुम भी बच नहीं पाओगी। श्रुति का चेहरा बदल गया। उसने झाओ कैफेंग को घूरते हुए कहा, पैसे मैंने उधार नहीं लिए थे, इसलिए इसे वापस करने की मेरी बारी नहीं है। इसके अलावा मैं राहुल के बच्चे को जन्म दे रही हूँ। अगर तुम अब इस बच्चे को नहीं चाहती तो बस कह दो, मैं इस बच्चे का गर्भपात करा दूंगी और हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। किन परिवार में शादी करने के बाद से श्रुति को एक भी दिन चैन का नहीं मिला था। किन परिवार कर्ज में डूबा हुआ था और राहुल घर पर नहीं रहता था। श्रुति को किन परिवार में खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं मिल पाता था। वह पहले से ही परेशान थी और झाओ कैफेंग वास्तव में उसे धमकी देने आया था। हाँ, बहस करने दो, उनका ब्रेकअप हो जाए तो अच्छा है। वो तो कब से राहुल के साथ रहना बंद करना चाहती थी। श्रुति की बातें सुनकर झाओ कैफेंग के चेहरे पर बेहद भद्दा भाव आ गया। श्रुति को अभी तक राहुल की गिरफ्तारी के बारे में पता भी नहीं था और उसका रवैया पहले से ही ऐसा था। अगर उसे राहुल की गिरफ्तारी के बारे में पता होता तो वो बच्चे को अपने पेट में बिल्कुल नहीं रखती, फिर वो तलाक और दोबारा शादी का बखेड़ा खड़ा कर देती। चूंकि ऐसा ही था तो उसे बदतमीज होने का दोष नहीं देना चाहिए। झाओ कैफेंग का चेहरा काला पड़ गया और उसके दिमाग में एक भयावह विचार कौंध गया। अपना मन बना लेने के बाद झाओ कैफेंग का श्रुति के प्रति रवैया अचानक नरम पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, जू मेई, तुम्हारे लिए अपनी माँ के घर रहना ठीक नहीं है, मेरे साथ वापस चलो। अपने साथ वापस चलो, रोज कर्ज वसूलने वालों के पास और रोज भूखा रहने के लिए। श्रुति ने तिरस्कार से भरे चेहरे पर उपहास किया। अपनी माँ के घर पर अगर उसे अप्रिय शब्द भी सुनने को मिलते तो भी वह कम से कम पेट भर तो सकती थी। किन परिवार में वह अपना पेट भी नहीं भर पाती थी। नहीं, मैंने सोच लिया है। झाओ कैफेंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें जियांग शहर ले जाऊंगी, हम जियाओ फैन को ढूंढने जाएंगे। मैं तुम दोनों के लिए जियांग शहर में एक नौकरी ढूंढूंगी और जियाओ फैन के कॉलेज से स्नातक होने के बाद हम अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। श्रुति को अभी भी नहीं पता था कि कॉलेज में चरण की जगह लेने के राहुल के धोखे का पर्दाफाश हो चुका है, नहीं उसे पता था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनकर वह सचमुच थोड़ी ललचा गई। देहात में रहने के बजाय अगर उसे शहर में रहने का मौका मिलता तो वह जरूर यही पसंद करती।
क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो? श्रुति ने झाओ कैफे को शक से देखा। हाँ जू मेई, तुम नहीं जानती, राहुल के पिता, वह बेरहम आदमी। उसने गांव में लियू विडो पर हमला करने की कोशिश की थी। अगर हम गांव में ही रहे तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। झाओ कैफे की आंखें लाल हो गईं जब उसने आधा सच कहा। तो हम अब किन परिवार के गांव में नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। श्रुति सारा दिन घर पर ही रही थी और बाहर नहीं गई थी, इसलिए उसे अब किन जेंगहुओ और लियू विडो के मामले के बारे में पता चला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किस तरह के परिवार में उसकी शादी हुई थी? उसके ससुर ने अभद्रता का अपराध किया था। हर बार बाहर जाते समय गांव वालों की अजीब निगाहों का सामना करने के बारे में सोचकर श्रुति का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, उसने मन बना लिया और झाओ कैफे की ओर इशारा किया। अच्छा, तो जू में कुछ यात्रा खर्च का इंतजाम करो और हम अभी जियांग शहर चलेंगे। झाओ कैफे जल्दी से बोला। मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? श्रुति असंतुष्ट होकर बुदबुदाई। ऐसे समय में अपनी माँ के परिवार से कुछ पैसे ले लो, हम अभी उससे काम चला लेंगे और जब हम पैसे कमा लेंगे तो उन्हें वापस कर देंगे। झाओ कैफे ने जल्दी से उसे मनाने की कोशिश की। श्रुति ने सोचा कि बिना पैसे के बाहर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह असहाय होकर केवल सिर हिला सकी। ठीक है, उसने झाओ कैफे से कहा कि वह उसका इंतजार करे। फिर श्रुति उठी और अंदर वाले कमरे में गई जहां परिवार के पैसे रखे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने आधे पैसे निकाल लिए। श्रुति ने ध्यान से गिनती नहीं की, लेकिन शायद 100-200 युआन के आसपास थे। उसके कुछ समय के खर्च के लिए काफ़ी। उसने पैसे जेब में डाले और अंदर वाले कमरे से बाहर चली गई। अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी छोड़ दो, बस इतना कहना कि तुम जियाओ फैंग को ढूंढने जियांग शहर गई हो। श्रुति को बाहर आते देख झाओ कैफे ने जल्दी से कहा। ठीक है। श्रुति ने सोचा कि अगर वह चली गई तो उसके परिवार को पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ गई है, इसलिए उसने कागज़ और कलम लेकर कुछ पंक्तियाँ लिखीं। उसने लिखा कि वह राहुल को ढूंढने जियांग शहर जा रही है और घर से कुछ पैसे ले गई है जो वह बाद में चुका देगी। जैसे ही झाओ कैफे ने उसे चिट्ठी लिखते देखा, उसने जल्दी से आग्रह किया, चलो अब शहर चलते हैं, हमें अभी जियांग शहर भी जाना है। श्रुति ने सिर हिलाया, जल्दी से 2 कपड़े जोड़े और झाओ कैफे के साथ घर से बाहर निकल गई। इस डर से कि गांव वाले उन्हें देख लेंगे और हंसेंगे, दोनों भीड़ से बचते हुए गांव से निकलकर किंगशुई कस्बे की ओर चल पड़े। किंगशुई कस्बे पहुंचकर झाओ कैफे और श्रुति बस अड्डे के पास पहुंचे ही थे कि लोगों के एक समूह ने उन्हें रोक लिया। ये समूह झांगेर माजी था। उसने अपने अधीनस्थों को झाओ कैफे और श्रुति को पास की एक सुनसान गली में घसीटने के लिए कहा। क्या हो रहा है झाओ कैफे, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? लगता है तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। झांगेर माजी ने मेरी बाहों में से अपना फल काटने वाला चाकू निकाला और चाकू के चपटे हिस्से से झाओ कैफे के चेहरे पर वार किया। झाओ कैफे डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की और कहा, भाई झांग, कृपया गलतफहमी न पालें, मेरा भागने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपको पैसे लौटाना चाहती हूँ। देखिए, मैं अपनी बहू को यहाँ लाई हूँ, मैं उससे कर्ज चुकाने वाली हूँ। ये सुनकर श्रुति की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। झाओ कैफे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं राहुल की औरत हूँ, आपकी बहू। चुप रहो, हम साहूकारों से इसलिए कर्ज नहीं ले रहे थे कि हमें तुमसे शादी करनी है। झाओ कैफे उस पर भड़के, फिर झांगेर माजी की तरफ चापलूसी से देखा। भाई झांग, आपको हमारे परिवार की स्थिति पता होनी चाहिए। हमारे पास अभी सचमुच पैसे नहीं हैं। अगर आप इस लड़की को बेच देते हैं तो कम से कम आप बराबरी तो कर ही सकते हैं। जब मैं बाद में पैसे कमाऊंगी तो जल्द से जल्द सारे कर्ज चुका दूंगी। उसकी बातें सुनने के बाद झांगेर माजी ने ध्यानपूर्वक जांच की। श्रुति दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, बादाम जैसी आंखें, गुलाबी गाल और छरहरी काया। कुछ पल उसे गौर से देखने के बाद झांगेर माजी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन वो 1800 युआन की भी नहीं है। झाओ कैफे के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरी एक सौतेली बेटी भी है और उसका एक कई महीने का बच्चा है। औरत और बच्चे दोनों को पैसे में बेचा जा सकता है, कर्ज चुकाने के लिए तो इतना ही काफ़ी होगा, है ना? उसकी बातें सुनकर झांगेर माजी जोर से हंस पड़ी। झाओ कैफे, तुम्हारे जैसा निर्दयी इंसान वाकई बहुत कम मिलता है। ठीक है, तुम जल्दी से काम संभाल लो, मुझे भविष्य में कोई परेशानी मत देना। जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम उन्हें यहाँ लाओ। झाओ कैफे, तुम नीच औरत, तुमने मुझे बेचने की हिम्मत की, तुम एक भयानक मौत मरोगी। सच्चाई जानने के बाद श्रुति ने गुस्से से झाओ कैफे को कोसा, लेकिन बदकिस्मती से उस समय वह 2 ताकतवर आदमियों के कब्जे में थी और बच नहीं सकती थी। झांगेर माजी ने उसे शोर मचाते हुए देखा और किसी ने उसका मुंह बंद करवा दिया। उसने झाओ कैफे को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, जल्दी करो और जाओ, मेरे पास ज़्यादा सब्र नहीं है।
अगर तुम देर से आए तो कर्ज दोगुना हो जाएगा और 2 और लोगों को लाना भी काफ़ी नहीं होगा। झाओ कैफे कांप उठी, उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया और जल्दी से वहां से चली गई। वह झांग एरमाजी और उसके गिरोह से बहुत डरी हुई थी। उस समय उसके मन में बस एक ही विचार था, पहले झांग एरमाजी और उसके गिरोह को खुश करने का कोई रास्ता ढूंढना। वह किंगशुई कस्बे से भागी और झाओ परिवार के गांव वापस आ गई। झाओ परिवार के गांव में किन्लू घर पर अपने बच्चे को सहला रही थी। उसके बेटे को पिछले कुछ दिनों से हल्की सर्दी और खांसी थी। बीमार बच्चे के लगातार रोने से वह चिड़चिड़ी हो गई थी। किन्लू, किन्लू, झाओ कैफे झाओ परिवार के घर के प्रवेश द्वार पर गई और किन्लू को अपने बच्चे को गोद में लिए आंगन में टहलते देखा तो उसने झट से उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। जब किन्लू ने झाओ कैफे को देखा तो उसके चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। वह फिर यहाँ क्यों आए हैं? वह अपने बेटे को गोद में लिए उसके पास गई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किन्लू, मैंने सुना है कि चरण काउंटी शहर में बहुत पैसा कमा रहा है और एक शानदार जिंदगी जी रहा है। चलो जाकर हालचाल पूछते हैं। अगर यह सच है तो हम उससे कुछ फायदे मांग सकते हैं। झाओ कैफिंग ने अपनी समझाने वाली जुबान से किन्लू को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की। क्या चरण बहुत पैसा कमा रहा है? जब किन्लू ने उसे यह कहते सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि पिछली बार चरण के साथ उसकी एक अप्रिय बहस हुई थी, किन्लू के दिल में चरण उसका जैविक छोटा भाई था और अगर चरण एक अच्छी जिंदगी जी रहा था तो उसकी बड़ी बहन होने के नाते उसे कम से कम कुछ तो मिलना ही चाहिए। झाओ कैफे की बातों से प्रभावित होकर किन्लू अपने बच्चे को गोद में लिए झाओ कैफे के साथ हुआंगान काउंटी जाने के लिए तैयार हो गई। किन्लू अपने बच्चे को गोद में लिए झाओ कैफे के साथ झाओ परिवार के गांव से निकलकर किंगशुई शहर की ओर चल पड़ी। शहर पहुंचने से पहले ही झांग एरमाजी ने उन्हें रोक लिया, जो उनका इंतजार कर रहा था। जब तक किन्लू को एहसास हुआ कि झाओ कैफे ने उसे और उसके बेटे को कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने झाओ कैफे को घूर कर देखा और अपने बेटे को किसी और की गोद में जोर जोर से रोता देखकर उसका दिल बैठ गया। झाओ कैफे, लोग देख रहे हैं और स्वर्ग भी देख रहा है। ऐसा करने के लिए तुम एक भयानक मौत मरोगे। उसने दांत पीस लिए, उसका चेहरा गुस्से और डर से भर गया। किन्लू ने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ कैफे की चापलूसी और आज्ञाकारी रहने के बाद भी वह इतनी बुरी स्थिति में फंस जाएगी। वाह किन्लू, तुम खुद ही बेकार हो और तुम बदला लेने की बात करते हो। हे, मुझे डर नहीं है। दुनिया में इतने बुरे लोग हैं, स्वर्ग उन सब पर कैसे नजर रख सकता है? झाओ कैफे ने किन्लू की तरफ थूका, उसकी आंखों में घमंड था। भाई झांग, देखो मैं लोगों को ले आई हूँ। क्या अब हमारा कर्ज चुकाया जा सकता है? झांग एरमाजी के सामने झाओ कैफे सम्मान और चापलूसी से पेश आई। उनका रवैया किन्लू के साथ उनके व्यवहार से बिल्कुल अलग था। ठीक है, तुम इतने कुशल हो, हमारा कर्ज चुका। झांग एरमाजी ने झाओ कैफे को प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए दिल खोलकर हंसा। झाओ कैफे, मुझे तुम्हारे जैसे निर्दयी लोग बहुत पसंद हैं। अब से तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आते? अगर तुम मेरे कामों में मेरी मदद करोगे तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। कैसा रहेगा? झाओ कैफे का दिल उसकी यह बात सुनकर धड़क उठा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। किंजेंगुओ गिरफ्तार हो चुका था, राहुल भी गिरफ्तार हो चुका था और अब घर पर वह अकेली बची थी। वह पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब उसने सुना कि झांग एरमाजी उसे भर्ती करने को तैयार है तो उसने सोच विचार किया और तुरंत महसूस किया कि इस शक्तिशाली व्यक्ति पर भरोसा करना ही काफ़ी अच्छा होगा। अगर वह झांग एरमाजी का साथ अच्छी तरह निभाए तो उसे चरण से बदला लेने का मौका भी मिल सकता है। भाई झांग, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। झाओ कैफे ने तुरंत जवाब दिया। भाई झांग, बस मुझे बता दो कि अब से क्या करना है। वाह वाह, मुझे तुम्हारे जैसे समझदार लोग पसंद हैं। झांग एरमाजी ने हाथ बढ़ाकर झाओ कैफे का कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए कड़ी मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा। हाँ, उसकी यह बात सुनकर झाओ कैफे का दिल खुशी से खिल उठा और वह झट से मुस्कुराकर मान गई। हाँ, किंजेंगुओ को लियू परिवार में घुसपैठ करने और लियू मिलान पर हमला करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कर्ज वसूलने वालों द्वारा एकाकी स्थिति में पहुंचाए जाने के बाद झाओ कैफे ने श्रुति और किन्लू को लगातार अपने कर्ज चुकाने के लिए बहकाया। चरण कोने में एक पुआल की टोपी पहने खड़ा था और किन परिवार के गांव के आवारा किंदाजी के सामने खड़ा था। पिछले सहयोग के बाद इस बार किंदाजी चरण की मदद करने के लिए और भी ज्यादा समर्पित था। चरण ने उससे ज्यादा कुछ करने को नहीं कहा, बस किंजेंगुओ और झाओ कैफे पर नजर रखने और उसे किसी भी घटनाक्रम की सूचना देने को कहा। अब किंजेंगुओ और झाओ कैफे के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। दरअसल किंजेंगुओ और झाओ कैफे को निशाना बनाने का जाल उसी ने बिछाया था। लियू मिलन और उसका बेटा एक दूसरे पर
निर्भर थे और उन्हें गुजारा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए जब चारन ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। किन झेंगबुओ की गिरफ्तारी ने कई सिलसिलेवार प्रतिक्रियाएं शुरू कर दीं। झाओ कैफे के साथ जो हुआ उसके बारे में चारन बस इतना ही कह सका कि उसने अपनी सौतेली मां को कमाका था। तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करने का सही समय मिल गया है और कहना चाहिए कि तुमने गलती से किसी को मानव तस्करी करते हुए पाया है और उनके ठिकाने का पर्दाफाश कर दिया है। चारन ने पैसों की गड्डी थमाते हुए कहा, मामला सुलझने के बाद इनाम का आधा हिस्सा और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। किनदाजी का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा और उसने सिर हिलाया, चिंता मत करो तियांगे, मैं तुम्हारे लिए ये सब बखूबी संभाल लूंगा। चारन अमीर और उदार था, इसलिए किनदाजी उसके और कामों में उसकी मदद करने को उत्सुक था। ठीक है, जाओ। चारन ने उसकी ओर हाथ हिलाया और किनदाजी को जल्दी से जाते हुए देखा। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता, चरन उसे इस जीवन में पहले ही खत्म कर देता, कोई छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ता। अपनी साइकिल पर सवार होकर चरन कुछ मांस, सब्जियां और फल खरीदने के लिए बाजार गया, फिर घर जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वह गली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, चरन ने प्रिया को अपनी ओर दौड़ते देखा। उसका चेहरा घबराहट और डर से भरा हुआ था। क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ रही थी, वह एक पत्थर से टकरा गई और जोर से जमीन पर गिर गई। जब चरन ने उसे गिरते देखा तो उसका दिल एक पल के लिए घबरा गया। उसने हैंडलबार छोड़ दिया, तुरंत अपनी साइकिल से कूद गया और तेजी से प्रिया की ओर दौड़ा। उसने उन वस्तुओं की पूरी तरह से उपेक्षा की जो उसकी साइकिल से जमीन पर गिर गई थीं। तियान तियान। चरन तेजी से दौड़कर प्रिया के पास गया और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। हिस्टिल्ड। प्रिया को बस घुटने में जलन महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी चोट की परवाह न करते हुए अपने घर की ओर इशारा करते हुए कांपती आवाज में कहा, हूँ पतिदेव, कोई हमारे घर में घुस आया और मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मैंने उसे बेहोश कर दिया। प्रिया की बातें सुनते ही चरन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसके शरीर में एक तेज ठंडक दौड़ गई। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। चरन ने प्रिया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे दरवाजे के पास सीढ़ियों पर धीरे से बिठाया, जिससे वह बैठ गई। तियान तियान, एक पल यहीं मेरा इंतजार करो। वह उठा और आंगन में चला गया। कुछ ही देर बाद प्रिया ने घर के अंदर से एक तेज चीख सुनी। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप उठा और उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। प्रिया ने उस आदमी को पहचान लिया जो घर में घुसा था। वह पड़ोसी गांव का लंगड़ा आदमी था। वह वही था जो पहले डू परिवार के पास शादी का प्रस्ताव रखने गया था। उसे खरीदने के लिए 1000 युआन देने को तैयार था। आज चरन घर पर नहीं था और प्रिया अकेली थी। ये लंगड़ा आदमी अचानक घर में घुस आया और प्रिया के साथ कुछ अनुचित करने की कोशिश की। प्रिया तेज तर्रार थी, हालांकि वह डरी हुई थी, फिर भी उसने घर से एक औजार उठाया और लंगड़े आदमी को बेहोश कर दिया। उसने लंगड़े आदमी के सिर से खून बहता देखा और उसे डर था कि उसने गलती से किसी को मार दिया है। घबराहट और डर के मारे वह घर से बाहर भाग गई। सौभाग्य से चरन समय पर लौट आया, अन्यथा उसे वास्तव में पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। लेकिन अब घर के अंदर से आ रही चीख सुनकर प्रिया को डर था कि चरन सीधे लंगड़े आदमी को मार देगा। अगर ऐसा हुआ तो चरन का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसने लंगड़े आदमी की लगातार दर्द भरी चीखें सुनी और जान गई कि वह मरा नहीं है, जिससे आखिरकार उसका मन शांत हुआ। चरन ने लंगड़े आदमी का कॉलर पकड़कर प्रिया को निर्देश दिया, पत्नी, मेरा इंतजार करना, मैं उसे दूर फेंक दूंगा। ठीक है, प्रिया ने आज्ञाकारी भाव से जवाब दिया। जब तक चरन को संतुलन का बोध था, वह निश्चिंत हो सकती थी। लंगड़े आदमी को घसीटकर पास की एक गहरी गली में ले गया। उसने ठंडी निगाहों से उससे पूछा, बता, तुझे किसने भेजा है? अगर किसी ने लंगड़े आदमी को पता न बताया होता तो चरन को यकीन ही नहीं होता कि वह यहाँ तक पहुँच सकता है। ये प्रिया के माता पिता थे। लंगड़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। पहले प्रिया ने उसके सिर पर किसी कुंद चीज से वार किया था और फिर चरन ने उसकी मर्दानगी को तार तार कर दिया था। इस समय वह इतना दर्द में था कि लगभग बेहोश हो रहा था। चरन की हत्या की मंशा भांपकर उसने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सब कुछ कबूल कर लिया। मल्लेश और संगीता ने ही उसे प्रिया पर हमला करने के लिए कहा था जब चरन घर पर न हो। इस तरह अगर प्रिया उससे अपवित्र हो जाती तो वह निश्चित रूप से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती और उसे चुपचाप सहना पड़ता। अच्छा, बहुत अच्छा, चरन ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, लंगड़े आदमी को जमीन पर पटक दिया और वापस चला गया। जब वह काफी दूर चला गया तभी लंगड़े आदमी ने मदद के लिए चिल्लाने की हिम्मत की, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, जल्दी करो, मुझे बचाओ। चरन तेजी से आंगन में वापस गया और देखा कि प्रिया अभी भी प्रवेश द्वार पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। उसका चेहरा कुछ पीला, घबराहट से भरा हुआ था, मानो कोई चौंका हुआ हिरण का बच्चा हो। चरन का दिल दुखा और वह जल्दी से आगे बढ़ा और उसे जमीन से उठाने के लिए नीचे झुका। पत्नी, डरो मत, मैं यहाँ हूँ।
उसने धीरे से प्रिया को दिलासा देते हुए कहा। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली और चरण की बाहों में झुकते हुए उसे धीरे धीरे अपने दिल की धड़कन धीमी होती महसूस हुई। चरण प्रिया को घर के अंदर ले गया। जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तो प्रिया ने जमीन पर ताज़ा खून का एक छोटा सा तालाब देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने सहज ही चरण की गर्दन को और कसकर गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। चरण ने उसकी घबराहट और बेचैनी को भांप लिया और सीधे प्रिया को अंदर वाले कमरे में ले गया। उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाने के बाद चरण ने उसके घुटने की चोट को ध्यान से देखा। प्रिया की त्वचा नाजुक थी। गिरने के बाद उसके घुटने पर कुछ खरोंचें, त्वचा टूटी हुई थी और खून बह रहा था और पास में कुछ चोट के निशान थे। चरण का दिल टूट गया। बाकी सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए उसने सबसे पहले प्रिया का घाव साफ करने के लिए दवा का डिब्बा उठाया। क्या दर्द हो रहा है? उसने प्रिया के हाव भाव देखते हुए उसका घाव साफ किया। कोई बात नहीं, मैं सह सकती हूँ, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। चरण को अपने बारे में इतना चिंतित देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसके घुटने का दर्द काफ़ी कम हो गया। अगले कुछ दिनों तक घाव पर पानी न लगने दें। नहाते समय पानी से बचें। उसके घावों का इलाज और कुछ निर्देश देने के बाद चरण मुख्य हॉल में खून के धब्बे साफ करने के लिए उठा। उसे गली में पड़ी साइकिल और बिखरी हुई सब्जियां भी याद आ गईं। काम खत्म करने के बाद वह प्रिया के पास वापस चला गया। पति, क्या वह लंगड़ा आदमी अचानक हमारे घर इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने उसे हिदायत दी थी? प्रिया के शांत होने के बाद एक हल्के से विचार ने उसे एहसास दिलाया कि वह लंगड़ा आदमी यूं ही नहीं आ जाता। जरूर मल्लेश और संगीता की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। ये देखकर कि उसने अनुमान लगा लिया है, चरण ने उससे बात नहीं छिपाई, धीरे से सिर हिलाया और कहा, ये वे थे। लंगड़े आदमी ने कबूल किया कि मल्लेश और संगीता ने उसे उकसाया था। अपने शक की पुष्टि के बाद प्रिया की आंखें धुंधली पड़ गईं। सच में वे ही थे। उस दिन मल्लेश और संगीता से झगड़ा होने के बाद से ही प्रिया जानती थी कि उनके प्रतिशोधी स्वभाव के कारण वे इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। उसने सोचा था कि मल्लेश और संगीता बाद में भी पैसे या एहसान के लिए उसके पास आ सकते हैं, लेकिन प्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि वे उसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि अगर आ जाने वाला व्यक्ति लंगड़ा नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा आदमी होता तो वह इस मुसीबत से कैसे बच पाती। उसने गहराई से सोचने की हिम्मत ही नहीं की। बाद में प्रिया बेहद डर गई। तियान, चूंकि उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, इसलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चरण ने आगे बढ़कर प्रिया का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी। मल्लेश और संगीता का प्रिया के खिलाफ साजिश रचने का साहस चरण के लिए एक आपदा थी, एक टाइम बम। उसे उन्हें खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना था। प्रिया एक पल चुप रही, फिर ऊपर देखा और बोली, पतिदेव, मुझे खुद ही संभालने दो। संगीता और मल्लेश कभी उसके दत्तक माता पिता थे और अब वे उसके दुश्मन थे। ये दो अस्थिर कारक, कौन जानता था कि भविष्य में ये उसे कितनी और परेशानी देंगे। चरण पहले से ही काफी व्यस्त था। प्रिया इस समस्या को खुद सुलझाना चाहती थी। वह चरण पर भरोसा करती थी, उससे सब कुछ साझा करती थी, लेकिन वह उसे परेशान नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वह हर बात के लिए चरण के पीछे नहीं छिप सकती थी। कुछ बातों का सामना उसे खुद करना पड़ता था। अगर चरण कोई कदम उठाता और गलती से कानून तोड़ देता तो उसके हाथ और उसकी प्रतिष्ठा पर कलंक लग जाता, जो प्रिया नहीं देखना चाहती थी। ये सुनकर चरण ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में समझदारी और दृढ़ संकल्प देखकर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर चरण रसोई में दोपहर का खाना बनाने के लिए उठा। प्रिया बिस्तर पर झुकी हुई कुछ देर सोचती रही। घुटने का दर्द सहते हुए वह बिस्तर पर टिकी रही। मुख्य हॉल में गई और फोन उठाया। प्रिया का फोन वेन लिजुन को था। फोन पर उसने वेन लिजुन को बताया कि आज क्या हुआ था। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी तो प्रभाव उधार लेना कोई बुरी बात नहीं थी। डू परिवार का एक छोटा सा कदम चरण और उसे बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से बचा सकता था। इसके अलावा अगर उसे कोई शिकायत होती तो उसके लिए अपने जैविक माता पिता से बात करना और उनसे न्याय की गुहार लगाना स्वाभाविक था। वेन लिजुन की आवाज़ गुस्से से बदल गई जब उसने सुना कि मल्लेश और संगीता ने वास्तव में उस लंगड़े आदमी को प्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया था। ओह, मैं अभी भी तुम्हारे पालन पोषण में उनके द्वारा दिखाई गई दयालुता के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे तुम्हें इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चूंकि ऐसा है, इसलिए हमें उन पर कोई दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वेन लिजुन ने पहले ही सुना था कि प्रिया अपने दत्तक माता पिता के घर में ठीक नहीं चल रही है और वह मल्लेश और संगीता को सबक सिखाने के लिए लोगों को भेजना चाहती थी। हालांकि उस समय वह उनके पालन पोषण की दयालुता और प्रिया की प्रतिष्ठा की चिंता के कारण खुद को रोक लेती थी। अब मल्लेश और संगीता ने जो किया था उसे सुनकर वह सचमुच इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर उन पर लगाम नहीं लगी तो कौन जाने मल्लेश और संगीता उसकी प्यारी बेटी के साथ और क्या क्या कर बैठेंगे। इन दोनों को प्रिया और चरण को परेशान करते रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी।
प्रिया के लिए अपनी चिंता जाहिर करने और मामले को संभालने में चरण के रवैये को जानने के बाद वेनलिजुन चरण को दामाद के रूप में पाकर काफ़ी संतुष्ट थे। तियान तियान, तुम्हें और चरण को इस मामले की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम पर छोड़ दो। कुछ पल प्रिया को दिलासा देने के बाद वेनलिजुन ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। डू परिवार की ताकत से मल्लेश और संगीता को निशाना बनाना आसान होगा। फ़ोन रखने के बाद प्रिया मुख्य हॉल में एक कुर्सी पर झुकी हुई नज़रों से बैठ गई। अगर हो सके तो वह मल्लेश और संगीता से बिल्कुल भी नहीं निपटना चाहती थी, लेकिन वह ऐसी इंसान भी नहीं थी जिसे धमकाया जाए। प्रिया जानती थी कि दूसरों की नज़र में उसके काम स्वार्थी, कृतघ्न और निर्दयी हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने पहले ही मल्लेश और संगीता की दयालुता का बदला चुका दिया था जो उसे बड़ा करके आई थी। अब वे ही प्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसे उन लोगों की परवाह क्यों करनी चाहिए जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया। उसे तो बस उन लोगों की परवाह थी जो उससे प्यार करते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। चरण ने दोपहर का खाना बनाना खत्म किया और सारे बर्तन ले आया। उसने प्रिया के हाथ पानी से धुलवाए और दोनों आमने सामने बैठकर खाना खाने लगे। प्रिया पहले ही संभल चुकी थी और उसने चरण को वेनलिजुन के साथ हुई फ़ोन कॉल के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर चरण ने सिर हिलाया और कहा, पत्नी, यह अच्छी बात है कि तुम सोच समझ कर बात कर सकती हो। हालांकि उन्होंने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया था, लेकिन तुमने इतने सालों तक डू परिवार में उनके परिवार की सेवा करके उनकी दया का बदला चुका दिया है। अब जब उन्हें तुमसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा तो वे नाराज़गी पाल रहे हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम हमेशा सतर्क नहीं रह सकते। 1000 दिन तक चोर से सतर्क रहने जैसी कोई बात नहीं होती। जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनके प्रति कभी नर्म दिल मत बनो, वरना आखिर में सिर्फ हमें ही नुकसान होगा। उसने यह बात प्रिया से कही, लेकिन खुद से भी। चरण ने सबसे पहले किन जेंगहुओ और झाओ कैफे के खिलाफ कार्रवाई की क्योंकि वह जानता था कि दूसरा पक्ष उसे जाने नहीं देगा। चूंकि दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए थे, इसलिए दुश्मन से पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। 2002 में एलोन मस्क की अकल्पनीय त्रासदी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रेनबेरीज नाउ 2024 की खेल बदलने वाली घटनाएं जो इतिहास में दर्ज हो सकती हैं। हाँ, मुझे याद है, पति। तियान तियान ने सिर हिलाया, चरण की बात को दिल से लिया। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद चरण बर्तन वापस रसोई में ले गया और चूल्हा साफ किया। उस सुबह तियान तियान थोड़ा चौंक गई थी, इसलिए चरण ने खेत में जाने के बजाय दोपहर में उसके साथ घर पर रहने की योजना बनाई। उसने एक फ़ोन किया, जो मिंग और हु डाली को कुछ निर्देश दिए और उन्हें बीज की खेती के काम को जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने चरण को बताया कि चरण द्वारा प्रदान किए गए उर्वरक सूत्र का परीक्षण किया गया है और परिणाम उत्कृष्ट हैं, आयातित यूरिया से भी बेहतर। इसके बाद अधिकारी देश भर के उर्वरक कारखानों को चरण के सूत्र के अनुसार उर्वरक बनाने का निर्देश देंगे। सूत्रकार के रूप में चरण को पेटेंट अधिकार भी प्राप्त होंगे। इस उर्वरक का उत्पादन करने वाले किसी भी निर्माता को चरण को उत्पादित प्रत्येक बैच के लिए 2% रॉयल्टी शुल्क देना होगा। 2% शुल्क छोटा लग सकता है, लेकिन उर्वरक के कई उपयोग हैं और जब तक उत्पादन निर्बाध रूप से जारी रहेगा, चरण को धन प्राप्त होता रहेगा। यह एक सतत, दीर्घकालिक आय का स्रोत था। इसके अतिरिक्त झू होंगान ने चरण के लिए 5% कृषि मशीनरी पेटेंट अधिकार पर बातचीत की थी। प्रत्येक कृषि मशीन की कीमत का 5% चरण का होगा। 1000 युआन की लागत वाली कृषि मशीन के लिए चरण को 50 युआन मिलेंगे। चरण जानता था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, उसके द्वारा प्रदान की गई कृषि मशीनरी के डिज़ाइन पुराने हो जाएंगे और नए मॉडल पुराने हो जाएंगे, जिससे संभवतः बिक्री धीमी हो सकती है। लेकिन वह डरा नहीं, क्योंकि वह लगातार अद्यतन और नवाचार कर सकता था। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सहयोग करने का मतलब था कि वह बिना अधिक प्रयास के धन कमा सकता था, जो काफ़ी अच्छा था। जू होंगान के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद चरण ने फ़ोन रख दिया। वह तियान तियान के साथ घर पर रहा। उसने जिंगू लीजेन पत्रिका के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वह अपडेट करना या सबमिशन में देरी करना बंद नहीं कर सकता था। चारण ने पूरा दोपहर तियान तियान की देखभाल के अलावा उपन्यासों की नकल करने में बिताया। किंगशुई टाउन झाओ कैफे के झांगेरमाजी के समूह में शामिल होने के बाद उसे पता चला कि वे सभी प्रकार के बुरे कामों में शामिल थे। लोन शॉकिंग के अलावा वे महिलाओं और बच्चों की तस्करी में भी लिप्त थे और निर्दोष महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे थे। उनके साथ जुड़ने के बाद झाओ कैफे ने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। आखिरकार इन अवैध गतिविधियों से पैसा तेजी से आता था, जिससे उसे पानी में मछली जैसा महसूस होता था। उसने कई ऑपरेशनों में झांगेरमाजी के समूह के साथ काम किया, कई निर्दोष महिलाओं और छोटे बच्चों का अपहरण किया। झाओ कैफे इन लोगों को बेचने और पैसे को विभाजित करने के लिए उपयुक्त खरीदारों को खोजने का इंतजार कर रही थी। झाओ कैफे और झांगेरमाजी के पूरे समूह को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 दर्जन से ज्यादा अपहृत महिलाओं और बच्चों को छुड़ाया गया। इनमें किनलू का बेटा और श्रुति भी शामिल थे।
इतने सारे लोगों द्वारा उनकी पहचान किए जाने के बाद झांग एरमाजी और झाओ कैफे का अपराध निर्विवाद था। ये घटना काउंटी स्तर तक भी पहुंच गई और काउंटी के नेता स्वयं निरीक्षण और जांच के लिए किंग शुई टाउन आए। तभी झाओ कैफे को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह एक ऐसे आपराधिक रास्ते पर चल पड़ी थी जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। उसे कितने साल की सजा होगी, ये तो अदालत के फैसले के बाद ही पता चलेगा। इस कठिन परीक्षा के बाद श्रुति और किनलू के मन में झाओ कैफे के लिए गहरी नफरत घर कर गई। खासकर श्रुति के लिए, जिसका गर्भ पहले से ही अस्थिर था और इस डर के कारण उसे समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शहर के अस्पताल भेजे जाने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि गर्भपात का खतरा है और उसे मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी। श्रुति झाओ कैफे से बेहद नफरत करती थी और दिल से वह राहुल के साथ रहना या किन परिवार से जुड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने डॉक्टर से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात कराने में मदद करने की विनती की। उसकी मौजूदा गर्भावस्था पहले से ही मुश्किल थी और अगर वह चमत्कारिक ढंग से बच भी जाती तो भी एक अस्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती थी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद डॉक्टर गर्भपात के लिए तैयार हो गए। बच्चे के साथ लौटने पर किनलू ने ही झांग के परिवार को इसकी सूचना दी। झांग के पिता और झांग की मां पहले तो श्रुति के पैसे चुराकर घर छोड़ने पर बहुत नाराज हुए। अब अस्पताल में श्रुति के गर्भपात की खबर सुनकर वे बहुत हैरान हुए। अस्पताल आकर स्थिति समझने के बाद झांग के पिता और झांग की मां ने श्रुति के साथ और भी बेरुखी से पेश आए। हालांकि उसका अभी अभी गर्भपात हुआ था, झांग की मां ने उसे डांटना शुरू कर दिया। अरे बेचारी, तूने किस घराने में शादी की है? तेरा ससुर बलात्कारी है और तेरी सास मानव तस्कर है। इतनी बड़ी बात हो गई और राहुल अभी तक लौटा तक नहीं। मुझे लगता है कि वह बाहर ही मर गया होगा। श्रुति अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह दांत पीसते हुए कह रही थी, उसे बाहर ही मर जाना चाहिए, वरना मुझे तलाक के लिए उसे ढूंढना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर झांग के पिता और झांग की मां के चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए। जू मेई, अगर तुम राहुल के साथ रहने की योजना नहीं बना रही हो तो तुम हमेशा के लिए अपने मायके में नहीं रह सकती। भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? झांग की मां ने सीधे उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। श्रुति जानती थी कि उसके मायके वालों को भी उसका घर पर रहना और खाना पसंद नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि वह किसी और पर निर्भर नहीं रह सकती, उसे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। पापा, मम्मी, चिंता मत करो। ठीक होने के बाद मैं जियांग शहर जाकर राहुल को ढूंढूंगी और तलाक की प्रक्रिया पूरी करूंगी। मेरे रूप रंग को देखते हुए मुझे यकीन है कि मैं राहुल से बेहतर आदमी से शादी कर सकती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक बार जब मैं किसी अमीर आदमी से शादी कर लूंगी तो मैं निश्चित रूप से हमारे परिवार की अच्छी मदद करूंगी। उसकी बातें सुनकर झांग के पिता और झांग की मां के चेहरे पर निखार आ गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सोचा कि श्रुति का विचार बुरा नहीं था। हालांकि दूसरी शादी जरूरी नहीं कि किसी बेहतर इंसान की ओर ले जाए, लेकिन अगर उनकी बेटी दोबारा शादी करती है तो कम से कम उन्हें एक और वधू मूल्य तो मिल ही सकता है। झाओ परिवार का गांव। किनलू अपने बेटे के साथ घर लौटी तो उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके पति, सास और ससुर सभी ने उसे दोषी ठहराया। उसे झाओ कैफे की बकवास पर यकीन करने, लगभग बेचे जाने और बच्चे को डराने और बीमार करने के लिए मूर्ख कहा। किनलू को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वह दिन रात बिना आराम किए अपने बेटे की देखभाल करती रही और कुछ समय के लिए तो वह चरण को ढूंढने के लिए काउंटी जाने के बारे में भी भूल गई। उसी समय डू परिवार के गांव में एक बड़ा नाटक चल रहा था। मल्लेश और संगीता घर पर दोपहर का भोजन कर रहे थे, तभी अचानक उनके घर को स्वॉट अधिकारियों के एक समूह ने घेर लिया, जिनके पास असलहे थे। प्रमुख स्वॉट कप्तान ने बताया कि किसी ने मल्लेश और संगीता की सूचना दी थी। राष्ट्रीय खजाने और प्राचीन सांस्कृतिक अवशेषों को अवैध रूप से रखने के लिए और उनके पास डू परिवार के घर की पूरी तरह से तलाशी लेने के लिए एक तलाशी वारंट था। ये कैसे संभव है? यह एक झूठा आरोप है। कौन हमारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहा है? ये केवल बकवास है। मल्लेश और संगीता ने चिल्लाकर कहा कि वे निर्दोष हैं। उनके परिवार के पास कोई राष्ट्रीय खजाना या प्राचीन सांस्कृतिक अवशेष कैसे हो सकते हैं? हालांकि जल्द ही एक स्वॉट अधिकारी को एक सुनहरा शराब का प्याला मिला। शराब का प्याला देखकर मल्लेश ने अवचेतन रूप से संगीता की ओर देखा। क्योंकि संगीता ने कल बाहर से यह शराब का प्याला उठाया था, उसने केवल सोचा था कि इसका आकार अद्वितीय है और इसे साफ करने के बाद उसने पाया कि यह सोने से बना था। संगीता और मल्लेश बहुत खुश हुए और जल्दी से वस्तु को शीशम की लकड़ी के बक्से के नीचे छिपा दिया। उन्होंने भविष्य में इसे काले बाजार में पैसे के लिए बदलने का अवसर खोजने की योजना बनाई। तुम इतने कीमती खजाने को अवैध रूप से अपने पास रखने और उसे स्वीकार न करने के दोषी हो, जो एक गंभीर अपराध है। दोस्तों, इन दोनों को ले जाओ।
स्वॉट कप्तान ने हाथ हिलाया और तुरंत स्वॉट अधिकारी आगे बढ़े और मल्लेश और संगीता को हथकड़ी लगा दी। दोनों तुरंत डर के मारे पीले पड़ गए। संगीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी चीज़ जो उसने यूं ही उठा ली थी, उसकी वजह से उसे और मल्लेश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसे क्या पता था कि बीजिंग में किन परिवार तियान तियान पर अपना गुस्सा निकालना चाहता है और उनसे निपटने के लिए वे उन्हें अनंत काल तक सजा देने का कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं। चरण और प्रिया को कई दिनों बाद पता चला कि मल्लेश और संगीता को गिरफ्तार कर लिया गया है। किरण ही घबराई हुई दौड़ी हुई आई और चरण और प्रिया को ये खबर दी। दीदी, जीजाजी, ये तो बहुत बुरा हुआ। माँ बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह काउंटी शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था और छुट्टियों में घर लौटा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। पड़ोसियों ने उसे बताया कि मल्लेश और संगीता को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहरों को निजी तौर पर रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर सुनकर किरण का पहला विचार प्रिया और चरण के पास दौड़कर जाने का था। उम्मीद थी कि वे मदद कर पाएंगे। दीदी, जीजाजी, क्या आप माँ बाप को बचाने का कोई उपाय सोच सकते हैं? प्रिया और चरण ने एक दूसरे को देखा, ये सोचकर कि बीजिंग से आए डू परिवार ने कोई कदम उठाया होगा। डू परिवार की कार्रवाई वाकई तेज और निर्णायक थी। मल्लेश और संगीता को इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। मल्लेश और संगीता ने प्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और चरण और प्रिया कोई बड़े परोपकारी नहीं थे, तो वे मल्लेश और संगीता को कैसे बचा सकते थे। इसलिए जब किरण मदद मांगने आई तब भी उनका रवैया बहुत ठंडा और उदासीन रहा। उन्होंने कानून तोड़ा है और मेरे पास किसी को बचाने की क्षमता नहीं है। प्रिया ने शांति से कहा, जियाओ लेई, वापस जाओ। अब से कारखाने में कड़ी मेहनत करो और अपना गुजारा करने में कोई समस्या नहीं होगी। उसकी बातें सुनते ही किरण तुरंत घबरा गया। नहीं दीदी, माँ और पिताजी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तुम भी मेरी परवाह नहीं करोगी। तुम बालिग हो, तुम्हारे हाथ पैर हैं और नौकरी भी है। जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगी, तुम्हें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्रिया ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, मैं अब शादीशुदा हूँ और मेरी अपनी जिंदगी है। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। चूंकि वह दो परिवार की गोद ली हुई बेटी थी, मल्लेश और संगीता की जैविक संतान नहीं, इसलिए किरण बचपन से ही उस पर हुक्म चलाता था, उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रिया के मन में उसके लिए अच्छी भावनाएं नहीं थीं। उसकी बातें सुनकर किरण के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वाह वाह, मुझे पता था। अपने जैविक माता पिता को पहचानने के बाद तुम हमारे परिवार को नीची नजरों से देखते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ बाप ने तुम्हें कृतघ्न कहा। प्रिया, चूंकि तुम मेरी मदद करने को तैयार नहीं हो, इसलिए अब से मैं ये दिखावा करूंगा कि मेरी तुम्हारी जैसी कोई बहन नहीं है। वह प्रिया पर गरजा और छोटे से आंगन से बाहर निकल गया। किरण आलस्य और दूसरों की मदद का आदी था, इसलिए कारखाने में काम करना उसे एक तरह की पाबंदी जैसा लगता था और काम थका देने वाला और गंदा भी था। कारखाने में काम में ढिलाई बरतने के लिए वर्कशॉप डायरेक्टर ने उसे कई बार चेतावनी दी थी। अगर वह गंभीरता से काम नहीं करेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसने शुरू में सोचा था कि प्रिया को अपने जैविक माता पिता को पहचानने के बाद वह परिवार को एक बड़ी रकम देगी और फिर उसे कारखाने में काम करके अपमान नहीं सहना पड़ेगा। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होगी, वह सीधे प्रिया के पास जाकर मांग लेगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि बिना काम किए सारा दिन घर पर खाया पिया और खेला जाए? लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया अपने जैविक माता पिता को पहचानने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं देगी। अब मल्लेश और संगीता को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। प्रिया ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि वह अब उसकी देखभाल नहीं करेगी। किरण इस मानसिक आघात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और स्वाभाविक रूप से उसे प्रिया से चिढ़ हो रही थी। कैसी बहन थी, उसके बिना ही वह बेहतर था। किरण को भागते हुए देखकर प्रिया भावशून्य रही। मल्लेश और संगीता की तरह किरण भी आलसी, पेटू और छोटे मोटे फायदों की लालची थी। ये जानने के बाद कि उसके जैविक माता पिता एक बड़े शहर के धनी लोग हैं, उसने तुरंत उसे एक पैसे वाली गाय की तरह मान लिया। प्रिया भविष्य में अंतहीन मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने शुरू से ही किरण के साथ एक स्पष्ट रेखा खींच ली। लोग स्वार्थी होते हैं और स्वाभाविक रूप से उसे खुद और चरण का ध्यान रखना था। चरण उसके पास गया, उसके कंधों पर हाथ रखा और धीरे से कहा, पत्नी, तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। वे इसके लायक नहीं हैं। जो लोग लगातार आपका खून चूसना और आपका शरीर कुतरना चाहते हैं, वे परिवार नहीं, दुश्मन हैं। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो अंततः आपको कुतर दिया जाएगा, जब तक कि कुछ भी नहीं बचेगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, मैं समझती हूँ पतिदेव। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। चरण के साथ उसे किसी बात का डर नहीं था। चरण उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, अब से मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों एक प्यारा सा पल बिता रहे थे कि आंगन के गेट से मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज आई। चरण और प्रिया ने ऊपर देखा तो शरत और विक्रम आंगन में कदम रखते हुए आ रहे थे।
प्रिया जल्दी से चरण की बाहों से निकली और खुद को संभाला। तियांगे। शरद खुशी से मुस्कुराया और विक्रम के साथ आगे बढ़ा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फैक्ट्री का पता और फैक्ट्री बिल्डिंग चुन ली गई है। तुम हमारे साथ कब देखना चाहोगे? इतनी जल्दी? चरण की आंखों में आश्चर्य के भाव थे, फिर उसने कहा, मेरे पास अभी समय है, क्यों ना हम जाकर देख लें? ठीक है तियांगे, मैं तुम्हें बता दूं, जिस फैक्ट्री बिल्डिंग और वर्कशॉप को हम लीज पर ले रहे हैं वह बहुत बड़ी है। विक्रम ने भी खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। ये सुनकर चरण ने प्रिया की ओर देखा। तियान, क्या हम साथ में फैक्ट्री बिल्डिंग देखने चलें? प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है, चलो साथ में देखते हैं। वे तुरंत चल पड़े। दरवाज़ा बंद करने के बाद चरण प्रिया के साथ साइकिल पर सवार हुआ और शरद और विक्रम के साथ वे इलेक्ट्रिकल उपकरण फैक्ट्री की लीज पर ली गई फैक्ट्री बिल्डिंग की ओर चल पड़े। इलेक्ट्रिकल उपकरण फैक्ट्री काउंटी शहर के उत्तरी भाग में एक औद्योगिक पार्क में स्थित थी, जहां 1 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां थीं। खाद्य फैक्ट्रियां, कपड़ा फैक्ट्रियां, परिधान फैक्ट्रियां, मशीनरी फैक्ट्रियां और जूते की फैक्ट्रियां सभी वहां थीं। आसपास परिवहन बहुत सुविधाजनक था और सड़कें चौड़ी और समतल थीं। औद्योगिक पार्क पहुंचने पर चरण और प्रिया शरद और विक्रम के पीछे पीछे कई फैक्ट्री इमारतों के प्रवेश द्वार तक गए। ये तीनों फैक्ट्री इमारतें कुल मिलाकर 600 वर्ग मीटर से ज्यादा हैं। तियांगे, क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? विक्रम चरण और बाकी लोगों को अंदर ले गया और उनके आसपास का नज़ारा देखा। चून की फैक्ट्री बिल्डिंग काफ़ी खाली थी, इसलिए उनके बोलते समय कुछ गूंज आ रही थी। चरण ने चारों ओर देखा और पाया कि फैक्ट्री की इमारत का फर्श काफ़ी बड़ा था। ज़मीन सीमेंट की थी, दीवारों पर सफ़ेदी की गई थी और वह बहुत साफ सुथरी थी। यह अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रिकल उपकरण फैक्ट्री खोलने के शुरुआती चरण के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। फैक्ट्री की इमारतों का निरीक्षण करने के बाद चरण ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि हमें मजदूरों के शयनगृह और कैंटीन जैसे मुद्दों पर भी विचार करना होगा। चिंता मत करो तियांगे, इसी औद्योगिक पार्क में मजदूरों के शयनगृह हैं। कैंटीन की बात करें तो हम खाना बनाने के लिए एक रसोइया रख लेंगे और हम ये ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि खाना अच्छा हो। विक्रम ने बगल से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चून की फैक्ट्री की इमारत तैयार हो गई है, तो डोंगजी और ये तुम दोनों जाकर फैक्ट्री के उद्घाटन की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लो। ये तैयारियां पूरी होते ही हम फैक्ट्री के लिए ज़रूरी सामान खरीदना और मजदूरों की भर्ती शुरू कर देंगे। चरण को लगा कि शरद और विक्रम काफ़ी सक्षम हैं, इसलिए उन्हें काम सौंपने में उसे और भी ज़्यादा सहजता महसूस हुई। ठीक है तियांगे, ये काम मेरे और शियाओ पर छोड़ दो। शरद ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। फैक्ट्री की इमारत अभी खाली थी, देखने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए घूमने के बाद समूह जाने के लिए तैयार हो गया। वे औद्योगिक पार्क के प्रवेश द्वार पर अलग हो गए, प्रत्येक अपने अपने व्यवसाय में भाग लेने के लिए। चरण अपनी साइकिल पर सवार होकर प्रिया को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए सब्जी बाजार में रुका। जब तक वे घर पहुंचे तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। दंपति ने अपने हाथ धोए और दोपहर का भोजन बनाने के लिए एक साथ रसोई में चले गए। दोपहर के भोजन के बाद चरण ने प्रिया को कुछ बताया, फिर अपनी साइकिल पर घर से बाहर चला गया। वह एक नज़र डालने के लिए किन फैमिली विलेज में वापस जाने की योजना बना रहा था। वह लंबे समय से वापस नहीं आया था, इसलिए उसे ये देखने की जरूरत थी कि खेतों में फसलें कैसे बढ़ रही हैं। आधे महीने में व्यस्त शरद ऋतु की फसल का समय होगा। जैसे ही चरण ने किन फैमिली विलेज में प्रवेश किया, उसे कई ग्रामीणों ने अलग कर दिया। चरण, तुम्हारे पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं। उन्होंने हमारे गांव के लियू मिलान के साथ गुंडे जैसा व्यवहार किया और लगभग कामयाब भी हो गए। और तुम्हारी सौतेली माँ झाओ कैफेंग अक्सर मुर्गियां और कुत्ते चुराती है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह कितनी क्रूर है। उसने अपनी बहू, तुम्हारी सबसे बड़ी बहन और तुम्हारी सबसे बड़ी बहन के बेटे का अपहरण करके बेच दिया। अगर पुलिस समय रहते उनके गिरोह को नहीं पकड़ती तो राहुल की पत्नी और तुम्हारी सबसे बड़ी बहन को पता नहीं कहाँ बेच दिया जाता। हाँ, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद राहुल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ... चरण चुपचाप गांव वालों की बातें सुन रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा कुछ करेंगे। शुक्र है मैंने उनसे पहले ही नाता तोड़ लिया है, उसने राहत का दिखावा करते हुए कहा। ये सही है। मैंने सुना है कि चरण, तुम्हारी भी शादी हो गई है। अगर तुम उनके साथ रहते तो शायद झाओ कैफे तुम्हारी पत्नी का भी अपहरण करके उसे बेच देता, एक बुजुर्ग महिला ने झट से कहा। इन दोनों लोगों ने हमारे किन परिवार गांव की प्रतिष्ठा को सचमुच बर्बाद कर दिया। शुक्र है कि वे अब जेल में हैं, वरना न जाने कितने और लोग भुगतते। चरण ने गांव वालों से कुछ बातें की, फिर विदाई लेने के लिए उठे और गांव के पूर्वी छोर पर 2 मुंह जमीन देखने चले गए। वह मूंगफली के खेत में पहुंचे, अंदर घूमे और फिर मूंगफली के गुच्छों के चारों ओर खुदाई की। अंदर अभी तक फल नहीं निकले थे, ये देखकर चरण ने उन्हें फिर से मिट्टी से ढक दिया।
पहले जो खरपतवार नाशक और कीटनाशक उसने डाला था वह अभी भी बहुत असरदार था। इतने दिनों तक न आने के बाद भी खेत में ज्यादा खरपतवार या कीड़े नहीं थे। मूंगफली की मौजूदा वृद्धि के अनुसार वे लगभग 10 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने खेत में उगे कुछ बड़े बड़े खरपतवार उखाड़ दिए। जब वह काम में व्यस्त था तभी उसने खेत के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को अपना नाम पुकारते सुना। चरण 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 ने खेत के किनारे की ओर देखा और वहां ग्राम प्रधान किंग गेन को खड़ा देखा। उसने अपनी पीठ सीधी की और किंग गेन की ओर बढ़ा। रूट अंकल, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? आपको अपने परिवार के मामलों के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, है ना? किंग गेन ने कहा, किन जेंगबुओ और झाओ कैफे, साथ ही राहुल, सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपके परिवार की कई ज़मीन का प्रबंधन कोई नहीं कर रहा है और शरद ऋतु की व्यस्त फसल का समय आ रहा है। मैं श्रुति को ढूंढने गया तो उसने कहा कि वह तलाक लेना चाहती है। राहुल ज़मीन का प्रबंधन नहीं करेगा। मैं आपसे पूछने आया था, क्या आप अभी के लिए उन थोड़े से ज़मीन पर खेती करने में उनकी मदद करना चाहेंगे? ये सुनकर चरण थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, रूट अंकल, मैंने उनसे नाता तोड़ लिया है। उन्हें फिर से ज़मीन पर खेती करने में मदद करने से बस अंतहीन उलझने ही बढ़ेंगी। कृपया ब्रिगेड से किसी को उनकी ज़मीन पर खेती करने में मदद करने के लिए ढूंढिए। किन जेंगबुओ और झाओ कैफेंग ने गंभीर अपराध किए हैं और निश्चित रूप से उन्हें अपना अधिकांश जीवन जेल में बिताना होगा। हालांकि राहुल का अपराध हल्का था और वह 1-2 साल में बाहर आ सकता है। जब ऐसा हुआ तो चरण ज़मीन को लेकर उनसे फिर से उलझना नहीं चाहता था। उसके पास इन लोगों से निपटने के लिए इतना समय नहीं था। किन जेन ने सोचा कि यह उचित है और आह भरी, चूंकि तुम भी खेती नहीं करना चाहते तो मैं किसी की मदद ढूंढ लूंगा। चरण, तुम नहीं जानते, जब से तुमने किन परिवार छोड़ा है उनका पूरा परिवार बेकार बैठा है। कोई भी खेतों में काम करने नहीं जाता और ज़मीन लगभग बंजर है। मैं आज उन ज़मीन के कुछ टुकड़ों के पास से गुजरा और देखा कि खरपतवार लगभग फसल खा रहे थे। ये सुनकर चरण ने धीरे से सिर हिलाया। मैं उनके मामलों को संभालना नहीं चाहता। मैं अब से बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ। तुम सही कह रहे हो। तुम एक मेहनती और ईमानदार बच्चे हो। कड़ी मेहनत करो और तुम निश्चित रूप से भविष्य में अपना नाम बनाओगे। किन जेन ने हाथ बढ़ाकर चरण के कंधे को थपथपाया, फिर चले गए। चरण ने किन जेन को जाते हुए देखा। खेत में खरपतवार साफ करने के बाद वह भी काउंटी शहर लौटने के लिए तैयार हो गया। वह अपनी साइकिल पर बैठ गया और सवारी शुरू करने के कुछ ही देर बाद उसने अचानक अपने सामने एक आकृति खड़ी देखी। ये श्रुति थी। कुछ समय के अंतराल के बाद वह बहुत पतली और अधिक दुर्बल हो गई थी। इस समय चरण को देखते ही वह जल्दी से चली गई और साइकिल को रोक दिया। चरण को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे रोक देगी। सौभाग्य से उसने समय पर ब्रेक लगा दिए, अन्यथा वह सीधे श्रुति से टकरा जाता। तुम क्या चाहते हो? उसने अपना चेहरा कठोर कर लिया, घृणा से उसके सामने खड़ी महिला को देखा। चरण, मुझे माफ करना, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे राहुल के बहकावे में आकर उसके साथ नहीं रहना चाहिए था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। मुझे पता है मैं गलत था। चरण, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? क्या तुम उस औरत को तलाक देकर मुझसे शादी कर सकती हो? उसकी बातें सुनकर चरण ने श्रुति को ऐसे देखा जैसे वह कोई पागल या मूर्ख हो। उसे नहीं पता था कि श्रुति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं, वरना वह ऐसी बातें कैसे कह सकती है। असंभव। चरण ने सीधे ठंडे स्वर में कहा, श्रुति, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें क्यों चाहूंगा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सगाई टूटने से पहले मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा था, सिर्फ इसलिए कि हमारी सगाई हुई थी। सगाई टूटने के बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था। तुम जैसी चंचल और चरित्रहीन औरत मेरे लायक कैसे हो सकती है? क्या तुम अब भी मेरे तलाक लेकर तुमसे शादी करने के बारे में कल्पना कर रही हो? तुम सपना देख रहे हो? वो चरण की बातें सुनकर श्रुति के आंसू बारिश की तरह बहने लगे। वह बेकाबू होकर सिसकने लगी। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे, चरण को नाराजगी भरी निगाहों से देखा और रुंध कर बोली, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरे माता पिता मेरे लिए कोई नया रिश्ता तय कर देंगे। उस समय मेरा अपने भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि वे पैसों के लिए मेरी शादी किससे करवा देंगे। तुम जो कह रही हो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। श्रुति, जिस क्षण हमारी सगाई टूटी हमारा कोई रिश्ता नहीं था। अगर जरा भी शर्म बची हो तो मुझे परेशान मत करो। चरण ने गहरी आवाज में कहा। श्रुति के चारों ओर अपनी साइकिल घुमाए और तेजी से दूर चला गया। श्रुति अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने मुड़कर चरण की पीठ देखी जो अपनी साइकिल पर वापस आ रहा था। उसे सचमुच थोड़ा अफसोस हो रहा था। चरण पहले से बदल गया लग रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी एक झंझट बन गई थी। अब पछताना बेकार था। वह बस खुद को संभाल सकती थी और आगे बढ़ सकती थी।
श्रुति ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और मन ही मन एक मन संकल्प लिया। ठीक होते ही वह राहुल से तलाक ले लेगी। उसे चरण से भी ज्यादा काबिल आदमी से शादी करने का कोई रास्ता ढूंढना था। किन परिवार के गांव से लौटने के बाद चरण को नए बीजों की किस्मों पर शोध करने के अलावा इलेक्ट्रिकल उपकरण कारखाने द्वारा बनाए जाने वाले शुरुआती उपकरणों के डिजाइन, चित्र, निर्माण और स्थापना प्रक्रियाओं को भी व्यवस्थित करना था। उसे उपन्यासों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भी समय निकालना था, इसलिए वह हाल ही में बहुत व्यस्त था। जब वह व्यस्त होता था तो समय बहुत तेजी से बीतता था और पलक झपकते ही पतझड़ की फसल का मौसम आ गया। विद्युत उपकरण कारखाने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं और मशीनें खरीद ली गई थीं और वे वर्तमान में श्रमिकों की भर्ती कर रहे थे। उम्मीद थी कि पतझड़ की फसल के बाद आधिकारिक कामकाज शुरू हो सकेगा। विक्रम और शरत वहां सब कुछ देख रहे थे, इसलिए चरण को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह प्रिया को मूंगफली की फसल काटने के लिए किन परिवार के गांव वापस ले गया। प्रिया का किन परिवार के गांव में ये पहला दौरा था। प्रिया उस गांव के बारे में बहुत उत्सुक थी जहां चरण पला बड़ा था। साइकिल से उतरने के बाद वह आसपास के माहौल को देखती रही। ये व्यस्त खेती का मौसम था और गांव के लोग समय समय पर सड़क पर दिखाई दे सकते थे। जिसने भी प्रिया को चरण के पास खड़ा देखा उसने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। हालांकि किन झेंगुओ और झाओ कैफे की गांव में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन चरण मेहनती और ईमानदार था, इसलिए सभी की उसके बारे में अच्छी धारणा थी। प्रिया देहात में पली बड़ी थी और गांव वालों का सामना करते समय स्वाभाविक रूप से संयमित रहती थी और उनका उचित ढंग से अभिवादन करती थी। सभी को चरण की पत्नी पर विशेष रूप से अच्छी छाप पड़ी। वह विनम्र और स्पष्टवादी थी। चरण ने वास्तव में एक सुंदर और गुणी पत्नी से विवाह किया था। खेती का व्यस्त मौसम था, इसलिए थोड़ी बातचीत के बाद सभी अपने अपने खेतों में काम करने चले गए। चरण और प्रिया लंबी बाजू की कमीज और पतलून पहने और पुआल की टोपी पहने भीउकड़ू बैठकर मूंगफली उखाड़ने लगे। हालांकि सितंबर का आखिरी महीना था, मौसम गर्म था, धूप खिली हुई थी और तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इस समय खेतों में काम करना अभी भी बहुत कठिन था। चरण पहले खेत का सारा काम अकेले करना चाहता था, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। उसने कहा कि अब वह चरण की पत्नी है और चरण को अकेले खेतों में काम करने नहीं दे सकती। वह चरण के साथ एक ऐसा जोड़ा बनना चाहती थी जो सुख दुख दोनों बांट सके। चरण को कुछ अच्छा और कुछ असहाय महसूस हुआ, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आया। प्रिया कोई नाजुक औरत नहीं थी, वह पूरी लगन से काम करती थी, कभी भी कठिनाई या थकान की शिकायत नहीं करती थी और मूंगफली उखाड़ने में उसकी गति लगभग चरण के बराबर थी। उसे थकान महसूस नहीं होती थी, लेकिन चरण अपनी पत्नी की देखभाल करना जानता था, इसलिए उसने पैसे खर्च करके कुछ गांव वालों को मूंगफली उखाड़ने में मदद के लिए रख लिया। कुल मिलाकर सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी और मदद से दोपहर तक खेत की सारी मूंगफली काट ली गई। लेकिन सिर्फ मूंगफली को जमीन से उखाड़ना ही काफी नहीं था। चरण ने मूंगफली तोड़ने और उन्हें सांप की खाल के थैलों में भरने के लिए भी लोगों को रख लिया। शाम तक 2 एकड़ जमीन से सारी मूंगफली तोड़ ली गई थी। इन दिनों प्रति एकड़ मूंगफली की पैदावार ज्यादा नहीं होती। 2 एकड़ जमीन से 300 किलोग्राम से भी कम मूंगफली निकली। खेत के किनारे मूंगफली के कई बड़े थैले रखे गए थे, उन्हें सिर्फ साइकिल से शहर ले जाना नामुमकिन था। चरण ने प्रिया से कहा कि जब वह साइकिल से शहर जाकर गधागाड़ी ढूंढे तब वह उन पर नजर रखे। प्रिया खेत के किनारे बैठी किन परिवार गांव के गांव वालों के साथ बेसुध बातें करती रही और चरण के लौटने का इंतजार करती रही। लगभग आधे घंटे बाद जब आसमान धुंधला हो गया तो चरण गधागाड़ी वाले के साथ लौट आया। आसपास के गांव वालों ने उसे मूंगफली गधागाड़ी पर लादने में मदद की। चरण मुस्कुराया और सबको धन्यवाद दिया। खेत में लगे मूंगफली के पौधों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कोई भी खेत से ये मूंगफली के पौधे लेना चाहे वे इन्हें वापस ले जा सकते हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। वह और प्रिया अब काउंटी टाउन में रहते हैं और खाना पकाने के लिए कोयले का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, शायद ही कभी लकड़ी जलाते हैं। इसके अलावा इन मूंगफली के पौधों को शहर ले जाने में काफ़ी मेहनत लगेगी। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हमारे परिवार को हर साल जलाओ लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ती है, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। गांव वाले अब भी लकड़ियों की कद्र करते थे, क्योंकि हर सर्दियों में जलाने के लिए कभी पर्याप्त लकड़ियां नहीं होती थीं और सभी को उसे इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर जाना पड़ता था। अब जैसे ही चरण ने बोलना समाप्त किया, सभी बोल पड़े। ये देखकर कि सभी को कुछ चाहिए, चरण ने कहा, तुम लोग आपस में बात करके इन्हें बांट सकते हो। आज देर हो रही है, इसलिए हम पहले निकलेंगे। ठीक है, ठीक है। चरण, तुम दोनों जल्दी वापस चलो। कई गांव वाले जल्दी से बोल पड़े। उन्होंने आज चरण से मजदूरी कमाई थी और कुछ जलाओ लकड़ी भी ला पाए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे चरण के प्रति ज्यादा विनम्र थे। गांव वालों से विदा लेने के बाद चरण अपनी साइकिल पर सवार होकर प्रिया को गधागाड़ी के पीछे पीछे हुआंगान काउंटी की ओर चल पड़ा।
जब तक वे अपने छोटे से आंगन में पहुंचे तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। चरण ने मूंगफली के 7-8 बोरे आंगन में रख दिए, गधागाड़ी वाले को पैसे दिए और उसे जाते हुए देखा। वह आंगन में नल पर मुंह धोने गया और समय देखा, रात के 8 बज चुके थे। जैसे ही प्रिया ने हाथ धोए, वह खाना बनाने के लिए रसोई में जाने को तैयार हुई, लेकिन चरण ने उसे झट से रोक दिया। बीवी, तुम सारा दिन थकी रही हो, आज रात खाना मत बनाना, चलो गली के सामने वाले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। प्रिया की बात सुनकर उसके चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए। पतिदेव, आज हमने काम में मदद के लिए लोगों को रखा, फिर गाड़ी ढूंढी और अब हम बाहर खाना खा रहे हैं। मुझे डर है कि इन 2 महू जमीन की फसल से रेस्टोरेंट में 2-4 खाने का खर्च भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर चरण हंसे बिना नहीं रह सका। तुम सही कह रही हो, लेकिन पत्नी, हम खाने के लिए सिर्फ इन 2 महू जमीन पर निर्भर नहीं हैं। अगर इस साल खेत में नुकसान हुआ तो हुआ, मैं बाद में उसे वापस कमाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। अब वे हुआंगान काउंटी में रहते थे, जो किन परिवार के गांव से थोड़ी दूर थी। सिर्फ उन 2 महू जमीन की खेती के लिए आगे पीछे दौड़ना और बहुत सारी ऊर्जा खर्च करना वास्तव में कुछ हद तक इसके लायक नहीं था। लेकिन अगर वे ज्यादा जमीन जोतते, उसे मशीनीकृत करते, उसकी देखभाल के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करते और फसल की पैदावार बढ़ाते तो यह आसान और मुनाफा देने वाला होता। ठीक है, तो मैं पति की बात मानूंगी, आज हम बाहर खाना खाएंगे। प्रिया भी जानती थी कि चरण जब बाहर खाने का सुझाव दे रहा था तो वह उसके बारे में सोच रहा था। शुरुआत में खेतों की फसल कम ही हुई थी, शुक्र है वे जीविका के लिए इन 2 एकड़ जमीन पर निर्भर नहीं थे, वरना उन्हें सचमुच कमर कसनी पड़ती। चरण मुस्कुराया, आगे बढ़ा और प्रिया का हाथ थाम लिया और दोनों साथ साथ आंगन से बाहर निकले, मुख्य द्वार पर ताला लगाया और आगे की गली की ओर चल पड़े। 8 बजने के बाद सड़क पर पैदल चलने वालों की संख्या काफी कम थी, लेकिन रेस्टोरेंट में अभी भी अच्छी रोशनी थी। दोनों एक नूडल की दुकान पर गए और 2 कटोरी बीफ नूडल्स ऑर्डर किए। कहना ही होगा कि रेस्टोरेंट में परोसने की गति काफी तेज थी। ऑर्डर देने के कुछ ही मिनटों बाद चरण और प्रिया गर्मागर्म बीफ नूडल्स खा रहे थे। वे आज सुबह खेतों में काम करने के लिए जल्दी उठे थे और आज तक व्यस्त थे। दोपहर के भोजन में केवल सूखा राशन खा रहे थे। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, नूडल्स खा रहे थे, उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। नूडल्स खत्म करने के बाद चरण उठा और खाने का भुगतान किया, फिर प्रिया के साथ साथ नूडल्स की दुकान से बाहर चला गया। दोनों छोटी सी गली में चल रहे थे, चरण प्रिया का हाथ पकड़े हुए। अंधेरी रात के आकाश में बिखरे तारों को देखते हुए उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसका आभामंडल शांत, सहज, गर्म और प्रसन्न था। एक सादा लेकिन सुखी जीवन ही वह था जिसकी उसे लालसा थी, लेकिन वह अपने पिछले जन्म में प्राप्त नहीं कर सका था। इस जन्म में प्रिया का साथ, जीवन की छोटी छोटी बातें उसके साथ साझा करना और उसके साथ चलना, चरण को यह एहसास अद्भुत लगा। घर लौटकर चरण ने सबसे पहले आंगन साफ करने के लिए झाड़ू उठाई, फिर सांप की खाल की थैलियों से मूंगफली निकाली और उन्हें समान रूप से सूखने के लिए जमीन पर फैला दिया। पहले खेत से तोड़ी गई मूंगफली बहुत गीली थी, अगर उन्हें सुखाने के लिए बाहर नहीं फैलाया जाता तो उनमें फफूंद लग जाती। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी, इसलिए रात में मूंगफली फैलाना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अपना काम खत्म करने के बाद चरण और प्रिया नहाने और सोने चले गए। दिन भर काम करने के बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए और कुछ छोटी छोटी बातें करने के बाद दोनों सो गए। अगली सुबह नाश्ते के बाद चरण नए बीजों की खेती जारी रखने के लिए अपनी साइकिल से खेत की ओर चल पड़ा। प्रिया ने घर का काम निपटाया और फिर अपनी सब्जी की टोकरी लेकर किराने का सामान खरीदने बाजार चली गई। जैसे ही वह गली के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने देखा कि 2 पड़ोस की भाभियां अपने बच्चों के साथ खेल रही थीं। तियान तियान, क्या तुम किराने का सामान खरीदने जा रही हो? एक बच्चे को गोद में लिए गोल चेहरे वाली महिला चेन जियुमेई ने मुस्कुराते हुए प्रिया का अभिवादन किया। हाँ जियुमेई भाभी, होंगजुआन भाभी, क्या आप दोनों जा रही हैं? प्रिया मिलनसार थी और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। हम आज सुबह ही जा चुके हैं। अरे तियान तियान, तुमने जो ड्रेस पहनी है वह कहाँ से खरीदी? स्टाइल वाकई बहुत अच्छा है, मैंने कपड़ों की दुकानों में ऐसा कुछ क्यों नहीं देखा। चेन जियुमेई ने प्रिया को न केवल अभिवादन करने के लिए बल्कि यह पूछने के लिए भी पुकारा कि प्रिया ने जो ड्रेस पहनी है वह कहाँ से खरीदी है। पोशाक की शैली फैशनेबल और ठाटदार थी और प्रिया द्वारा पहनी गई इसने उसके पतले फिगर को और भी निखार दिया, जिससे वह फूल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चेन जियुमेई के छोटे भाई की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी और वह भी शादी में पहनने के लिए ऐसी ही एक पोशाक खरीदना चाहती थी।